Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you are watching Mathflix पे हाशिम ज़िया। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे थे या फिर मेरी वीडियोस पे कमेंट कर रहे थे या फेसबुक के थ्रू मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि सर इंटरमीडिएट के एमसीक्यूज की तैयारी करवा दीजिए। सर आपने एमसीक्यूज के ऊपर तो कोई वीडियो अपलोड नहीं करी, सर आपने चैप्टर 8 करवा दिया, आपने ये चैप्टर करवा दिया, वो करवा दिया, बट आपने एमसीक्यूज नहीं समझाए। मेरा बच्चा, मैंने ऑल दो एप्टीट्यूड के लेक्चर्स वैसे डिलीवर किए हुए थे तो आई थॉट कि यार शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट देन आई रियलाइज कि बहुत सारे बच्चे परेशान चल रहे हैं इंटरमीडिएट के एमसीक्यूज को लेके, और परेशान होना भी चाहिए क्योंकि 50 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। तो ये वीडियो और इसके बाद वाली वीडियो स्पेसिफिकली एमसीक्यूज के ऊपर होगी। इस वीडियो का पैटर्न क्या होगा पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। मेरा बच्चा, इस वीडियो के अंदर जो मैं एमसीक्यूज आपसे शेयर करूंगा ये मोर देन इनफ होंगे, इसके अलावा कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। कैसे? मैं अपना इंट्रोडक्शन तो आपको मालूम है क्या क्या नहीं है, बट इस वीडियो के अंदर जो पर्टिकुलर एमसीक्यूज हम शेयर कर रहे होंगे वो 25 इयर्स के होंगे, वो सप्ली के पास पेपर्स के होंगे। अगर आपको ये बात नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ बेटा, सप्ली के पास पेपर के एमसीक्यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं सप्ली के पास पेपर्स के एमसीक्यूज भी डिस्कस कर रहा हूँ। तीसरे नंबर के ऊपर मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे। मेरा जो एप्टीट्यूड का तजुर्बा है उस एप्टीट्यूड के तजुर्बे के ऊपर कुछ एमसीक्यूज भी आपसे शेयर करने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सप्ली के पास पेपर्स मिल जाएंगे, उनके एमसीक्यू सारे मिल जाएंगे, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। प्लस फॉर्मूलाज की शीट भी मिल जाएगी, तमाम चैप्टर्स के फॉर्मूलाज की शीट भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं पीडीएफ बना के अपलोड कर दूंगा। क्लियर है भाई यहाँ तक की बात? कोई मसला बेटा? अब जरा एमसीक्यूज को सॉल्व करने के ऊपर चलते हैं। इस वीडियो का पैटर्न क्या हुआ है, किस तरीके से वीडियो को लेके चलूंगा उसकी बात कर लेता हूँ। मेरा बेटा, हम चैप्टर वाइज पहले एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, फिर रैंडमली मैं आपको एमसीक्यूज करवाता रहूंगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के अंदर सबसे पहले नंबर के ऊपर जो चैप्टर मेरे पास आता है वो लिमिट्स का है। कौन सा है भाई? लिमिट्स का। अब ये बात हमें मालूम है। अब देखिए मेरे पास लिमिट्स के टॉपिक के अंदर जो पहला एमसीक्यूज अगर मैं आपको करवा दूं, बात बहुत बुनियादी लेवल से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 4x डिवाइडेड बाय x। अब मेरे पास ये एमसीक्यूज आ जाता है, उससे कहा जाता है इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करूंगा? देखिए आपके जहन में आपका इंटर वाला मेथड चल रहा होगा। खुदा के वास्ते एमसीक्यूज और एप्टीट्यूड के अंदर यही डिफरेंस होता है, आपको इंटर का मेथड यूज नहीं करना। करना चाहो कर सकते हो पर लंबी हो जाएगी भाई। आसान मेथड में सिखाता हूँ ना, एप्टीट्यूड टीचर हूँ मेरा बच्चा मैं। कैसे करोगे? ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, लिमिट का क्वेश्चन कभी भी पेपर में आ जाए, हमेशा एक रूल यूज करते हैं, इस रूल को हम कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि ऊपर वाली टर्म का अलग डेरिवेटिव लो, नीचे वाली टर्म का अलग डेरिवेटिव लो। अगर वैल्यू डालने के ऊपर तुम्हारा फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है तब। सर क्या मतलब आपकी बात का? मेरा बच्चा देखो, यहाँ पे लिमिट x अप्रोच कर रही है 0 के ऊपर, अगर मैं अभी डायरेक्टली ये वैल्यू यहाँ पे फंक्शन x में पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा? sin 0 डिवाइडेड बाय 0, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, और नीचे भी क्या आ जाएगा? x की जगह पे 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। अनडिफाइंड हो रहा है तो पहले इसको क्या करना है? डिफाइंड करना है, सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग, सिंप्लीफिकेशन मेथड। फॉर शॉर्ट ट्रिक है ये, शॉर्ट ट्रिक एल हॉस्पिटल रूल। ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? sin 4x डेरिवेटिव। sin 4x डेरिवेटिव मेरा बच्चा सिंपल तरीके से cos 4x, और फिर आगे एंगल का डेरिवेटिव 4 का 4, और नीचे x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। अब फाइनली इस वैल्यू को अप्लाई करके चेक करता हूं, x अप्रोचेस टू 0, तो जहां जहां x आ रहे हैं वहां 0 पुट कर दो। क्या बन जाएगा यहाँ पे? cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो आंसर क्या आ गया? सिंपल 4। क्लियर है भाई? एल हॉस्पिटल रूल। टेंशन नहीं लेनी, अगर कोई मसला है इस एमसीक्यूज में, इस जैसा एक और एमसीक्यूज करवाता हूं बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी के पास पेपर में पूछा जाने वाला एक बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 7 डिवाइडेड बाय 3x डिवाइडेड बाय x। अगेन अगर पिछला क्वेश्चन समझ आया या नहीं भी आया तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा भाई। क्यों? क्या कह रहे हैं? लिमिट x अप्रोच कर रही है 0 के ऊपर, sin एंगल का दे रहा है 7 डिवाइडेड बाय 3x डिवाइडेड बाय x। देखो क्या मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई बेटा, मैंने आपसे सिंपल सी बात करी। क्या बात करी? कि भाई जो भी आपकी वैल्यू अप्रोच कर रही है x की, उसको पहले डायरेक्टली डाल के चेक कर लो। जब मैं इस वैल्यू जो अप्रोच कर रही है फंक्शन x में डाल के चेक करूंगा तो मेरा बच्चा ऊपर भी क्या बन जाएगा? sin 0, नीचे भी बन जाएगा 0। sin 0 की वैल्यू 0, नीचे भी 0, यानी कि फंक्शन क्या हो रहा है? अनडिफाइंड। क्योंकि डिवीजन में कभी भी 0 आ जाए फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड फंक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते, पहले सिंप्लीफाई करवाना पड़ेगा, फिर लिमिट अप्लाई होगी। अब इंटरमीडिएट मेथड पे तो बहुत लंबा चौड़ा सा मेथड अप्लाई करते हो, यहाँ पे वो काम नहीं करना भाई। शॉर्ट ट्रिक,
यही तो एप्टीट्यूड का तरीका है, यही तो एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका है। क्या काम करोगे मेरा बच्चा, जल्दी से यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक, क्या शॉर्ट ट्रिक सिखाई, एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल क्या कहता है, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग। ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बन जाएगा, sin 7 डिवाइडेड बाय 3x का डेरिवेटिव। सिंपल तरीके से sin का डेरिवेटिव में फॉर्मूला cos, तो क्या बन जाएगा cos 7 डिवाइडेड बाय 3x, और फिर एंगल का डेरिवेटिव सिंपल तरीके से 7 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, और नीचे वाले x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरा बच्चा 1। अब फाइनली मैं लिमिट्स को अप्लाई करके चेक करूंगा, क्योंकि सिंपलीफिकेशन मेथड किया एल हॉपिटल रूल, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग। अब जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अब जब मैं वैल्यूज यहां पे पुट करूंगा, देखो मेरा बच्चा x की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया 0, तो क्या हो जाएगा पूरा cos 0, cos 0 क्या होता है 1, और नीचे भी 1, तो सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 3। बताओ भाई, ऐसे एमसीक्यूज आपके पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे करंटली टाइम नहीं मिल पा रहा था, वरना मेरा इरादा था डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर्स के ऊपर एमसीक्यू बनाने का, और मैंने गैदर भी कर लिए थे वो इन्फॉर्मेशंस। तो मैंने वाज चेकिंग दोस पेपर्स, मैंने एक बात बहुत नोट करी, ये वाले क्वेश्चंस बेतहाशा आए हुए थे, चाहे वो पीसीएचएस का पेपर हो, चाहे वो सेंट लॉरेंस का हो, कराची के जितने टॉप बेस्ट कॉलेजेस थे उन सबके पेपर्स के इस तरह के एमसीक्यूज थे भाई। हाँ भाई, कैसे सॉल्व करेंगे मेरा बेटा, आपकी आसानी के लिए बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए, कैसे सॉल्व करोगे बेटा इस क्वेश्चन को। अगर ये दोनों एमसीक्यू समझ में आ गए, तीसरा तो बहुत हलवा है, मगर एग्जामिनर आपको ट्रिक कर रहा है, आपके साथ गेम खेल रहा है। भाई यहाँ पे ए दे दिया, भाई ए का मतलब क्या, कांस्टेंट टर्म में क्यों परेशान होते हो भाई। चेक करो, x की वैल्यू अप्रोच कर रही है 0 के ऊपर, या डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो भी लिमिट की, नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। नीचे अगर 0 आ गया तो क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड फंक्शन। दैट सिंपली मींस कि आपका भी फंक्शन अनडिफाइंड है, वैल्यू पुट नहीं कर सकते, सिंपलीफाई करवाना पड़ेगा। सिंपलीफाई कैसे करवाओगे इस टर्म को, क्या कहा, एल हॉपिटल रूल, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग। तो sin ax का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा बच्चा, सिंपल तरीके से cos ax, और फिर एंगल ax का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल तरीके से a, नीचे वाले x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सिंपल सा 1। अब जब वैल्यूज को अप्लाई करोगे तो cos 0 क्या होता है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल a। बताओ भाई, इन तीनों तरह के एमसीक्यूज में कोई मसला मेरे लिए हाल में कोई मसला होगा, बच्चों वाली चीज सिखा दी, क्लियर है भाई। अच्छा, अब आगे चलते हैं लिमिट्स के और क्वेश्चंस के ऊपर। अच्छा भाई, ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन पेपर में बेतहाशा आ जाते हैं। अब देखो मेरे पास अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग बेटा, कभी भी लिमिट्स का क्वेश्चन आपके पास आ रहा है एमसीक्यूज के अंदर, सबसे पहला काम ये करो कि जो भी वैल्यू आपकी अप्रोच कर रही है ना, उसको डायरेक्टली अपने क्वेश्चन में डाल के चेक कर लो, आया तुम्हारा फंक्शन अनडिफाइंड है या डिफाइंड है। देखो अगर तो अनडिफाइंड होगा तो फिर सिंपलीफाई करना पड़ेगा एल हॉपिटल रूल के ऊपर, या कोई और मेथड यूज करेंगे। और अगर बिलफर्ज वो डिफाइंड है, यानी कि तुम जब वैल्यू जो तुम्हारी अप्रोच कर रही हो उसको डालने पे तुम्हें कोई स्पेसिफिक नंबर आंसर मिल रहा है, उसका मतलब ये है कि भाई सिंपल तरीके तुम्हारा आंसर आ जाएगा बेटा। तो आओ जरा डाल के चेक कर लो, x अप्रोच कर रहे हैं कहां पे, 2 के ऊपर। जब मैं वैल्यूज यहां पे डायरेक्टली पुट करता हूं तो नीचे देखो क्या आ जाएगा 2 - 2 - 2 का मतलब क्या है, ऊपर तो पता नहीं क्या बने ना बने, ऊपर भी हर 0 ही बन जाएगा, नीचे भी क्या बन जाएगा 0। इट सिंपली मींस ये डायरेक्टली पुट करने के ऊपर क्या बन रहा है 0 डिवाइड बाय 0, यानी कि अभी फंक्शन अनडिफाइंड है, अभी मैं डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू को पुट नहीं कर सकता, पहले फंक्शन को डिफाइंड करना पड़ेगा, सिंपलीफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे भाई, देखो अब इसका आसान तरीका है, अब तुम्हारी चॉइस है, यहाँ पे तुम एल हॉपिटल रूल यूज करो या एक और मेथड भी यूज कर सकते हो। कौन सा मेथड है, जल्दी सिंपलीफिकेशन मेथड, कि भाई देखो ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर है x स्क्वायर माइनस का 4, यानी कि x पे भी स्क्वायर आ रहा है, और माइनस के 4 का मतलब क्या है 2 का स्क्वायर, और नीचे भी क्या आ रहा है x माइनस का 2, और यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एज इट इज का एज इट इज। जरा और से देखो, अगर मैं इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, ऊपर x प्लस 2 और x माइनस का 2, और नीचे सिंपल x माइनस 2 का x माइनस 2 एज इट इज, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एज इट इज का एज इट इज। अब फाइनली तुम लिमिट की वैल्यू को अप्लाई कर दो, अप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, जब वैल्यू लिमिट को अप्लाई कर दूंगा 2 + 2 किसके बराबर होगा, 4 के, आंसर आ गया। चाहो तो इस क्वेश्चन को एल हॉपिटल रूल पे भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, ऊपर वाली टर्म का अलग डेरिवेटिव, x स्क्वायर माइनस के 4 का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, माइनस के 4 का डेरिवेटिव 0, और नीचे x माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 माइनस का 0। तो अब जब डायरेक्टली लिमिट को अप्लाई करोगे तो 2 2 जार
4। देख लो भाई, एल हॉपिटल रूल ज्यादा आसान है। तुम्हारे टीचर्स अगर तुम्हें नहीं सिखाते, ये एमसीक्यूज मेथड होता है, ये वो मेथड होता है जो मैं नॉर्मली कोचिंग साइट पर पढ़ाता हूँ। बहरहाल मैंने इस चैनल के ऊपर तमाम एप्टीट्यूड के लेक्चर्स भी अपलोड करे हुए हैं और बहुत डिटेल में करे हुए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। मेरा बच्चा एप्टीट्यूड की तैयारी के लिए क्या कहा मैंने, सिंपल तरीके से एल हॉपिटल रूल के ऊपर देख लो कितनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। भाई मुकाबला सख्त है, टाइम बहुत कम है हमारे पास। अच्छा भाई, एक और क्वेश्चन बिल्कुल सेम इस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन, मुझे तमाम स्टूडेंट्स इसका जवाब चाहिए। सोचो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूं, मुझे तमाम स्टूडेंट से मेरा बेटा इसका जवाब चाहिए हर हालत के अंदर। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन, बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन जो करवा रहा हूं समझ में आएंगे तभी पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे बेटा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि बेस्ट 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, बेस्ट 150 क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करोगे, क्या तरीका बताया, एल हॉपिटल रूल यूज करो मेरा बच्चा जल्दी से। सिंपलीफिकेशन मेथड करना चाहते हो वो कर दो यार, एल हॉपिटल ज्यादा आसान है। क्या कहा, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव वाला, ऊपर वाली टर्म क्या है, x स्क्वायर माइनस का 9, क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 2x, माइनस के 9 का डेरिवेटिव 0, x माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, x का डेरिवेटिव 1, माइनस के 3 का डेरिवेटिव 0। अब सिंपल तरीके जो भी वैल्यू अप्रोच करे डाल के चेक कर लो, 3 2 6, आंसर क्या आ गया 6। अगर किसी भी बच्चे के जहन में बात आ रही है सर हम हर क्वेश्चन में क्या एल हॉपिटल रूल यूज करेंगे, तो मेरा बच्चा वो आप कंडीशन चेक करके करोगे। अगर आप जो आपकी वैल्यू अप्रोच कर रही है उसको क्वेश्चन में पुट करते हो, पुट करने के ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, जैसे इस केस में देखो x की वैल्यू अप्रोच कर रही थी 3 के ऊपर, अगर मैं क्वेश्चन में जहां जहां x आ रहा है वहां 3 भी डायरेक्टली पुट कर दूं तो नीचे क्या बन जाएगा 3 माइनस का 3। कभी भी डिवीजन में नीचे 0 आ जाए इसका मतलब क्या है इन्फिनिटी, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका मतलब मैं लिमिट की वैल्यू पुट नहीं कर सकता। तो डिफाइन करने के लिए एल हॉपिटल रूल यूज करा सिंपलीफाई करवाने के लिए। अब तुम इंटरमीडिएट साइड को वो लंबे चौड़े मेथड करते हो, यहाँ पे सिंपल सा एल हॉपिटल रूल की शॉर्ट ट्रिक ध्यान रख लेना। क्लियर है यहाँ तक की बात, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा भाई एक और क्वेश्चन, अब जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ये तो इस साल के लिए बेतहाशा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो बातें कर रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने पास नोट डाउन करते रहना। अब जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ये ऑल टाइम फेवरेट है और तुम्हें बड़े बड़े कॉलेजेस के पेपर के अंदर लाजमी दिखा होगा। पहले मेन क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर एक छोटे क्वेश्चन के जरिए समझाऊंगा इस बात को, आंसर क्या होगा। अभी तुम्हें क्वेश्चन डायरेक्टली बेटा समझ में भी नहीं आ सकता, मुश्किल क्वेश्चन है। चलो पहले तुम्हें एक सब क्वेश्चन के जरिए समझाता हूं बात को। मेरा बेटा हमारे पास लिमिट्स के टॉपिक के अंदर एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है, कभी भी लिमिट x अप्रोच कर रहा हूं इन्फिनिटी के ऊपर 1 + 1 डिवाइडेड बाय x, यानी कि फर्स्ट टर्म आपकी क्या हो 1 और सेकंड टर्म क्या हो रेसिप्रोकल अगर उसका बाहर पावर में होगा। क्या कहा, मेरी बात को बड़ी गौर से सुनिएगा दोबारा। मैंने कहा कि अगर कभी भी लिमिट x की वैल्यू अप्रोच कर रही हो इन्फिनिटी के ऊपर, लाजमी कंडीशन है इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या होगी भी लिखूंगा। क्या कहा, कंडीशन क्या है, कभी भी आपकी लिमिट अप्रोच कर रही हो इन्फिनिटी के ऊपर एक कंडीशन होती है, फर्स्ट टर्म आपकी क्या आ रही हो 1, सेकंड वाली टर्म का अगर रेसिप्रोकल बाहर पावर में मौजूद है। सिंपल तरीके से आंसर क्या होता है, ई होता है नेचुरल नंबर, और ये ई की पावर डिसाइड होती है सेकंड वाली टर्म के ऊपर जो नंबर आ रहा होगा। क्या बात करी मैंने, बातों बातों में 3 कॉन्सेप्ट दिए इस फॉर्मूले के ऊपर। पहला कॉन्सेप्ट ये फॉर्मूला है एक, और इस फॉर्मूले की बुनियादी कंडीशन क्या होती है कि आपकी लिमिट अप्रोच करनी चाहिए इन्फिनिटी के ऊपर। दूसरी कंडीशन 2 टर्म्स होंगी, पहली वाली टर्म हमेशा 1 होगी, दूसरी वाली जो भी टर्म होगी ना उसका बाहर पावर में रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं करेगा तो हम बनाया करेंगे। अच्छा, तीसरे नंबर में क्या बात करी भाई, जो भी आपके पास यहाँ पे इसकी सेकंड टर्म के ऊपर नंबर आ रहा होगा, टर्म आ रही होगी, वो इस जो आंसर ई होता है उसकी पावर में जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस का 2 डिवाइडेड बाय y, और यहां पे y पावर में y गिवन है। अब आप कहोगे सर इसका आंसर क्या होगा, मैंने क्या बताया, जो भी सेकंड वाली टर्म के ऊपर नंबर आ रहा है वो इस e की पावर में जाएगा, यानी कि यहाँ पे सेकंड टर्म पे क्या चीज आ रही है 2 आ रही है, तो e की पावर में क्या जाएगा e स्क्वायर बन जाएगा। देखो मेरा बेटा ये कॉन्सेप्ट और पहली बार पढ़ रहे हो, आई नो थोड़ा सा टची लगेगा, थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, मगर ये बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है। मैं इसके ऊपर बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी करवा दूंगा क्योंकि एप्टीट्यूड के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा आती है। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट लाजमी ध्यान में रखना, ये बहुत ज्यादा कॉलेजेस के पेपर के अंदर आया, मॉडल पेपर में आया, तो ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैंने अगेन मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी डाला हुआ है, आप उसको भी देख सकते हो। क्या कहा मैंने, आपकी वैल्यू अप्रोच कर रही है किसके ऊपर, इन्फिनिटी के ऊपर। देखो फर्स्ट टर्म क्या है 1, क्या सेकंड वाली टर्म के नीचे वाली टर्म का बाहर पावर रेसिप्रोकल के तौर पे मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। यहाँ पे क्या आ रहा था 2 डिवाइड बाय y, तो बाहर पावर में क्या मौजूद है, सिंपल y मौजूद है। और जो भी सेकंड टर्म के ऊपर चीज आ रही है तो क्या बन जाएगी e की पावर, यहाँ पे क्या आ रही स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा e की पावर स्क्वायर। अब जरा इस क्वेश्चन को देख लो, अगर तुम्हें ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, अगर नहीं भी क्लियर थोड़ा बहुत डाउट है तो इस क्वेश्चन में क्लियर कर देता हूं। अगर तुम्हें इस वाले क्वेश्चन को जरा देख लो कि देखो क्या कह रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, x की वैल्यू क्या दे दी उसने, x क्या अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी के ऊपर। पहली टर्म 1 प्लस का x डिवाइडेड बाय y, होल पावर में क्या आ रहा है y। देखो सेकंड वाली टर्म का रेसिप्रोकेटेड बाहर पावर में मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। सेकंड वाली टर्म का नीचे वाली टर्म बाहर पावर में होनी चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। अगर शॉर्ट ट्रिक के ऊपर ध्यान में रखना चाहते हो तो शॉर्ट ट्रिक ध्यान में क्या रखो, सेकंड वाली जो भी टर्म होगी उसके नीचे वाली टर्म बाहर पावर में होनी चाहिए। तो आंसर क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से ई, और सेकंड वाली टर्म के ऊपर जो चीज आ रही होती है वो पावर बन जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स। बताओ भाई क्या मसला है इसके अंदर, बच्चों की तरह सॉल्व होगा। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आओ मैं जरा एक क्वेश्चन और गेम खेलता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेटा करवा रहा हूँ, ये वाली जो टाइप करवा रहा हूँ ये बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, इसको अपने पास काइंडली नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बेतहाशा इंपॉर्टेंट तरीन टाइप है। अब मैं जरा क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी करूंगा, थोड़ा सा ट्रिकी, मेरी मजबूरी है मेरा बेटा। इस तरह का क्वेश्चन भी पेपर में बेतहाशा आता है, कैसे सॉल्व करोगे। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है ये एक्सट्रीम किस्म का डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया आपके खाने के लिए, और हो सकता है बच्चे सॉल्व कर लें। भाई देखो मैंने क्या कहा, पहला काम घबराना नहीं है अगर तुम मुझसे पढ़ो। भाई देखो सिंपल तरीके से क्या कहा, मैंने कहा अगर तुम्हारे पास ये स्टेट कैसी आ रही है, इस तरह की स्टेट आ रही है, तो पहले इसको थोड़ा सा अगर मैं इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं, परेशान क्यों होते हो, ये मैंने एक सब ब्रैकेट लगा दिया 1 + 2 डिवाइडेड बाय x। भाई देखो मैंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, मैंने कहा कि x तुम्हारा अप्रोच करना चाहिए इंफिनिटी के ऊपर अगर तुम्हें फॉर्मूला यूज करना है, बिल्कुल सही बात है। दूसरे नंबर पे क्या बात करी कि जो भी सेकंड टर्म की नीचे वाली चीज है वो बाहर पावर में होनी चाहिए। अब देखो तुम्हारे जहन में आएगा सर आपने तो कहा था बाहर पावर में x होगा खाली, सर यहाँ पे तो 2x आ रहा है, चलो लेट सपोज 3x कर लो। अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो 2 में 3x कर लो भाई, कोई मसले की बात नहीं है। अब तुम कंफ्यूज हो रहे हो सर आपने तो कहा था कि पहली वाली टर्म 1 है, यहाँ पे 1 भी है, इंफिनिटी भी अप्रोच कर रहा है, और दूसरी टर्म की जो नीचे वाली चीज है वो बाहर पावर में तो है मगर उसके साथ कोई और चीज भी आ रही है। अब क्या करें सर, अब परेशान हो गए सर हम। अरे मेरा बच्चा क्यों परेशान हो लो, पहले इसकी पावर को ब्रेक डाउन कर दो। कैसे पावर को ब्रेक डाउन कर दो, बच्चन ने पढ़ा होगा पावर्स आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है ना। इसका मतलब क्या है, x को अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूं और जो पावर 3 आ रही है इसको मैं बाहर शिफ्ट कर दूं, अब कोई मसला, मेरे निकाल में कोई मसला होगा। सिंपल तरीके से क्या काम करे, जो पावर में 3x आ रहा था इधर और से देखो कोई मसला हो रहा है, तो अगर a की पावर में 3x आ रहा है क्या मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। भाई पावर्स आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो 3x आपस में मल्टीप्लाई हुआ है तो मैंने पावर्स को ब्रैकेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बहुत सिंपल सी मैथ्स की लॉजिक है, मैथ्स से खेलना सीखोगे तो जिंदगी में कुछ करोगे बेटा। अच्छा भाई आगे देख लेते हैं, आगे क्या करेंगे मेरा बेटा, जरा और से देखो। अब ये जो तुम्हारे पास चीज आ रही है कि ये चीज तुम्हारा यहाँ पे फॉर्मूला बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। क्या फर्स्ट टर्म 1 है, बिल्कुल 1 है। क्या सेकंड टर्म के नीचे वाली चीज पावर में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, खाली इस चीज का e, और जो सेकंड टर्म के ऊपर वाली चीज होगी वो e की पावर बन जाएगी। सही है, यानी कि इस टर्म का आंसर क्या आ गया, e स्क्वायर, और ये बाहर पावर में क्यूब का क्यूब एज इट इज, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा e की पावर 6। क्वेश्चन सॉल्व। भाई ये डिफिकल्ट तरीन क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें बातों में करवाया है। ऐसे क्वेश्चन मैं अपने एप्टीट्यूड के लेक्चर्स में करवाता हूँ, ये डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में करवाता हूँ पढ़ाते हुए नस्ट साइड के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो मैंने एक्सट्रीम डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको करवा दिया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया बाकी सारे क्वेश्चन इजीली क्लियर है। दोबारा से सुन लो बेटा क्या कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, बहुत ही मजे का, कि आपके पास सेकंड टर्म की जो नीचे वाली चीज होती है वो बाहर पावर में होनी चाहिए। अब यहाँ पे 3x आ रहा है, यानी कि 3 बिन बुलाया मेहमान है। क्या करेंगे भाई, पावर्स को ब्रेक कर दिया। कैसे ब्रेक करा, कि 3 को बाहर शिफ्ट कर दिया ब्रैकेट से, क्योंकि मुझे पता है ब्रैकेट ओपन करूंगा तो वापस आपस में मल्टीप्लाई होकर 3x बन जाएगा। मैं यही कहते हैं कोई भी काम करो उसका उलट काम कर सकते हो आप, तो हमने यही काम करा ताकि इस अंदर वाले ब्रैकेट के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर सके। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्या आ गया भाई, इस पूरी चीज का आंसर e, और ऊपर जो नंबर आ रहा था वो e की पावर बन गया, और बाहर 3 का 3 एज इट इज, तो क्या बन जाएगा 3 2 6। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा जल्दी से। अब अच्छा अगला क्वेश्चन,
अच्छा यार, बेसिक फॉर्मूलाज तो मेरे ख्याल में अगर मैं उसमें भी अपलोड कर दूं आपके लिए बेसिक फॉर्मूलाज को, किसके अंदर भाई, पीडीएफ की फॉर्म के अंदर वो डिस्क्रिप्शन में फॉर्मूलाज तो सारे मिल जाएंगे। तो फॉर्मूलाज को लेकर परेशान नहीं होना, सारे डिस्क्रिप्शन में फॉर्मूलाज में अपलोड कर दूंगा। एक चीज और सुन लो मेरा बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट चीज है? कभी भी लिमिट x अप्रोच कर रही हो 0 के ऊपर, तो मेरा बच्चा sin x के ऊपर उसकी वैल्यू क्या होगी? मेरा बच्चा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। ये बात बहुत बार एमसीक्यूज में आ जाती है। 3 बातें मैं लिखना वाला हूँ। लिमिट x अप्रोच कर रही हो 0 के ऊपर, तो cos 0 का आंसर क्या होता है मेरा बेटा? ये होता है 1। और लिमिट x कभी सेम गोज फॉर अप्रोच कर रही हो किसके ऊपर? टेंजेंट के ऊपर, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि टेंजेंट x पे भी आंसर क्या होगा? 0। ये 3 एमसीक्यूज बेतहाशा हैं, हर दूसरे साल पूछे जाते हैं बेटा कि लिमिट x की वैल्यू अगर अप्रोच कर रही हो 0 के ऊपर, तो sin x पे आंसर क्या होगा? 0। और ये तो मैंने भी क्वेश्चंस करवाते ही बात बता दी कि मेरा बच्चा sin 0, जब x की वैल्यू मैं पुट करूंगा तो sin 0 क्या हो जाएगा? sin 0 की वैल्यू होती है 0। x अप्रोच कर रहा हूं 0 के ऊपर, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। और लिमिट x अप्रोचेस टू 0, टेंजेंट x के ऊपर आंसर क्या होता है? 0। यानी कि sin x और टेंजेंट x के ऊपर कभी भी लिमिट x अप्रोच कर रही हो 0 के ऊपर, दोनों पे आंसर आता है 0। और cos 0 पे क्या होता है? 1। इसको ऐसे याद रखना चाहो तो ऐसे याद रख लो, और एक और तरीके से याद रखना चाहो तो एक और तरीके से भी याद रख सकते हो कि भाई sin 0 और टेंजेंट 0 का आंसर 0 0 होता है, cos 0 1 होता है। इसको ऐसे याद रख लो बेटा बच्चा। क्लियर है यहां तक की बात? एक और चीज है इनमें बिठा लो, एक और चीज जो पेपर में बेतहाशा आती है, ये वाला एमसीक्यू भी बहुत आता है। मैं इसका प्रॉपर मेथड ही बता सकता हूँ, इसकी शॉर्टकट बता सकता हूँ। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, sin 0 का आंसर 0 होता है, मगर sin 0 डिवाइडेड बाय 0 का आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑलवेज 1। यानी कि लिमिट x अप्रोच कर रही है 0 के ऊपर, sin x डिवाइडेड बाय x के लिए आंसर क्या होगा? हमेशा 1। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर दो मेरा बच्चा। एल हॉपिटल रूल अप्लाई करने का मतलब क्या है? इसको सिंपलीफाई कर दो, तो sin x के लिए क्या बन जाएगा? cos x। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x, और नीचे x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, इसीलिए इसका आंसर 1 आता है। इसका प्रॉपर मेथड ध्यान में रखना चाहते हो तो वो क्या है? इसको सिंपलीफाई करवाया जाता है। इस sin x डिवाइडेड बाय x को सिंपलीफाई करवाया गया एल हॉपिटल रूल के ऊपर, तभी इसका आंसर 1 आ रहा है फिर लिमिट को अप्लाई करने के ऊपर। क्लियर है यहां तक की बात बच्चों? आगे बढ़ सकता हूं। तो हमने यहां पे मेरा बेटा लिमिट्स के तकरीबन तमाम एमसीक्यूज कर लिए हैं। बाकी जो एमसीक्यूज हैं वो फॉर्मुलाज हैं। फॉर्मुलाज अगेन अल्लाह के वास्ते आपको मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं फॉर्मुलाज का पूरी शीट डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, तो आप फॉर्मुलाज वहां से इजीली देख सकते हैं। क्लियर है भाई? फॉर्मुलाज तो अब याद रखे हुए होंगे आप लोगों ने, कभी आपके इंटर पेपर चल रहे हैं। पे एक चीज और आ रही है, जरा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। अगर मुझसे पूछा जाए द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस हैविंग द जनरल टर्म, ये इंग्लिश वाली बात थोड़ी सी लिख लो यार अपने पास। द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस हैविंग द जनरल टर्म an इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जाता है कि बताओ द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस हैविंग द जनरल टर्म a की पावर an इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2n। लेट्स सपोज आपसे कहा जा रहा है कि लिमिट n जो अप्रोच कर रही है वो इंफिनिटी पे कर रही है। आपसे कहा जा रहा है इस पर्टिकुलर टर्म को सॉल्व करके दिखाओ। कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं और नहीं मिलेगा इसके सॉल्यूशन, इसकी सिंपलीफिकेशन। आपसे कहा जा रहा है कि लिमिट निकालो इस पर्टिकुलर फंक्शन की जब आपकी लिमिट की वैल्यू अप्रोच कर रही है किसके ऊपर? इंफिनिटी के ऊपर। जरा कमाल की बात देखिएगा, जो बात करने वालों बात बहुत इंपॉर्टेंट है, $1 मिलियन की है। $1 मिलियन। क्या कहा? आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास फंक्शन आ रहा है a की पावर an की पावर an इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। कहा जाता है इस क्वेश्चन को लिमिट्स के ऊपर सॉल्व करो अगर तुम्हारी लिमिट अप्रोच कर रही है इंफिनिटी के ऊपर। यानी कि इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। तो मेरा बच्चा ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर इंफिनिटी। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी किसी कांस्टेंट टर्म के ऊपर इंफिनिटी आ रही है उसका आंसर भी इंफिनिटी होता है। ये बात मैं एप्टीट्यूड साइड पे अगेन पढ़ाता हूँ बच्चों को। कभी भी किसी कांस्टेंट टर्म के ऊपर इंफिनिटी आ रही हो तो उसका आंसर अगेन क्या होगा? मेरे पास इंफिनिटी ही होता है। तो क्या बन जाएगा? देखो कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है? 2 के ऊपर इंफिनिटी आ रही है, इसका मतलब क्या होगा? नीचे इंफिनिटी आ गया। और अगर मैं आपसे पूछूं इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है? इंफिनिटी की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय 0। तो मैथ्स का एक बेसिक असूल है, कभी भी मैथ्स में एक से ज्यादा चीजें अगर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली चीज सबसे ऊपर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? सिंपल 0। अगेन ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है, आपसे क्या कह देगा? इस तरह का क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया, यानी कि लिमिट अप्लाई करनी है इंफिनिटी के लिमिट अप्रोच कर रही है इंफिनिटी के ऊपर और फंक्शन क्या दिया जा रहा है? 1 डिवाइडेड बाय 2
पावर में आ रहा है स्मॉल n, जब मैं लिमिट्स को अप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा 2 की पावर इंफिनिटी। मैंने कॉन्सेप्ट क्या दिया, किसी भी कांस्टेंट टर्म के ऊपर अगर इंफिनिटी आ रहा है उसका आंसर क्या होता है बेटा, इंफिनिटी होता है। तो सिंपल तरीके से नीचे क्या बन जाएगा, इंफिनिटी। इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है 1 डिवाइड बाय 0, इंफिनिटी की अपनी वैल्यू क्या होती है 1 डिवाइड बाय 0, तो नीचे क्या आ गया 1 डिवाइड बाय 0। और मैथ्स का ये रूल होता है कभी भी एक से ज्यादा चीज अगर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली चीज सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, 0 बन गया। इस तरीके के क्वेश्चन भी बेतहाशा पेपर में पूछे जाते हैं, आपको चीजें अपने जहन में कुछ बेसिक बातें रखनी है मेरा बेटा। अच्छा तो बेटा अब जरा लिमिट्स के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो चूंकि आपका चैप्टर आपकी बोर्ड की बुक के अंदर सिंध बोर्ड के अंदर ये फंक्शंस एंड लिमिट्स के नाम से है। लिमिट्स का टॉपिक हमारे रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से इंक्लूडेड था, फंक्शंस का टॉपिक नॉर्मली इंक्लूड नहीं था। मगर चाहे मॉडल पेपर हो, चाहे डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर हो, सबके अंदर फंक्शंस के कुछ बेसिक एमसीक्यूज तो पूछे गए हैं। मुझे तो फंक्शंस के एमसीक्यूज करवाने में कोई मसला नहीं है, मगर बच्चा इस बात को समझने के लिए रेडी ही नहीं है कि भाई फंक्शंस के एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। मेरा बच्चा मॉडल पेपर में भी आए और डिफरेंट अदर कॉलेजेस के पेपर में भी फंक्शंस के एमसीक्यूज पूछेगा, तो आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि बड़े बेसिक एमसीक्यूज आ रहे हैं फंक्शन के टॉपिक से, तो बेसिक बातें अल्लाह के वास्ते आपको आनी चाहिए। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, दो तरह के फंक्शन नॉर्मली हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। खैर फंक्शंस की बेतहाशा टाइप्स होती है, मैंने 10 टाइप के लेक्चर्स डिलीवर करे मैं अपने चैनल के ऊपर, चाहो तो उसको देख लेना बाद में एप्टीट्यूड के लिए। अभी फिलहाल इस बात को ध्यान में रखो कि ऑड फंक्शन एक होता है, इवन फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन की खास बात क्या होती है? अच्छा पहले तो इस सिंबल को देख लो, अल्लाह के वास्ते बहुत से बच्चों की बात नहीं पता होती, फंक्शन के बेसिक एमसीक्यूज में गलती करके बैठे हुए होते हैं। भाई ये f का फंक्शन है, इसके अंदर चीज आ रही है, क्या है, जो भी वैल्यू आ रही है इस फंक्शन में पुट कर रहे हो वो वैल्यू है। यानी कि कभी भी अगर आपने अपने क्वेश्चन के अंदर आपने नेगेटिव का x पुट करा, आपको अगर आंसर क्या मिल जाए, वो नेगेटिव साइन को उठा के फंक्शन बाहर फेंक दे, तो ऑड फंक्शन कहलाएगा। इवन फंक्शन क्या होता है, कभी भी अपने ओरिजिनल फंक्शन के अंदर आप नेगेटिव की वैल्यू डालो और वो फंक्शन उस या वो क्वेश्चन उस नेगेटिव साइन को खा जाए और आंसर पॉजिटिव का मिले, तो जो फंक्शन गिवन मिलेगा आपको इवन फंक्शन कहलाता है। सर कोई एग्जांपल दे, सर बात समझ में नहीं आई। चलो जरा इवन फंक्शन ऑड फंक्शन की पहले एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है, मेरा fx की वैल्यू आ जाती है x3। मैं आपसे कहता हूं बताओ ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, कैसे डिटरमाइन करोगे? सिंपल तरीके से बेटा कुछ भी नहीं करना, ये जो तुम्हारा इनपुट है ना, इस इनपुट के अंदर क्या कर दो, माइनस का x रख दो, इनपुट के अंदर माइनस का x रख दो, बाहर पावर क्या आ रही है, क्यूब। क्या आंसर आएगा तुम्हारे पास? क्यूब एक कैसी पावर है, ऑड पावर है। ऑड पावर क्या करेगी, नेगेटिव साइन को नेगेटिव वैल्यू देगी, यानी कि तुमने अपने फंक्शन में इनपुट दिया नेगेटिव का, आंसर क्या मिल गया, नेगेटिव का फंक्शन। तुम अगर कभी अपने फंक्शन में इनपुट दो नेगेटिव का और आंसर मिल जाए नेगेटिव का फंक्शन, दैट सिंपली मींस ये कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा। आओ जरा बात समझते हैं इवन फंक्शन क्या होगा। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है fx = x की पावर 4। अब तुम अगर इस क्वेश्चन के अंदर इनपुट दो नेगेटिव का x, तो आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगी पॉजिटिव की वैल्यू, क्योंकि पावर बाहर क्या है, इवन पावर, तो बाहर पावर क्या मिलेगी, इवन पावर। तो क्या बात करी हमने कि भाई हमने फंक्शन में इनपुट तो दिया नेगेटिव का, मगर आंसर कैसा मिला, पॉजिटिव का, दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड इवन फंक्शन। मैं चाहूं तो इसकी डिटेल में और भी जा सकता हूं, मगर चूंकि टॉपिक रिड्यूस था बट स्टिल इसके एमसीक्यूज दिए जा रहे हैं, तो इसलिए इसको समझाना थोड़ा जरूरी है। एक और एमसीक्यू जो बहुत ज्यादा आता है पेपर के अंदर और आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं बेटा जल्दी से। क्या कह रहे हैं वो एमसीक्यूज? अच्छा भाई मुझे एक मिनट दे रहा है बस, एक मिनट दो, अभी देखते हैं एमसीक्यूज को। अच्छा एक बड़ी सी अंग्रेजी की लाइन लिखी हुई होती है। एक तो हमारी कौम का बड़ा मसला है कि अंग्रेजी जबान सुनने समझने में बड़ा मसला कर देते हैं भाई। एक अंग्रेजी की अच्छी सी लाइन लिखी हुई होती है, अ फंक्शन, इस तरह के कुछ सिंबल्स बने हुए होते हैं, इन सिंबल्स को देख के भी डर जाते हैं फिर। अच्छा आगे क्या होता है भैया, इज डिफाइंड बाय सही है, मेरा बच्चा ऐसे क्वेश्चन बेतहाशा आजकल पेपर में पूछे जा रहे हैं, और मैंने अपने अच्छे स्टूडेंट्स को देखा जिन्होंने अभी तक एप्टीट्यूड वगैरह का पढ़ना स्टार्ट नहीं करा, या क्योंकि फंक्शंस का टॉपिक रिड्यूस था उसने बहुत से टीचर्स नहीं करवाया, इंक्लूडिंग मी जहां पे मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था। कहने का मकसद क्या है, बच्चा इन क्वेश्चंस में भी पैनिक कर रहा है।
मेरा बेटा इसमें क्या पैनिक कर रहे हो? एक चीज अपने जहन में रखना, फंक्शंस का क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने के चांसेस हैं एमसीक्यूज में। भाई ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। अब बच्चा क्या करता है, पहले तो अंग्रेजी जबान को देखता है, डर जाता है उधर ही। अबे अंग्रेजी को देख के क्यों डर रहा है बच्चा, तुमने अंग्रेजी का थोड़ी देना है कुछ। ये तमाम चीजें बकवास लिखी हुई हैं। क्वेश्चन को वहां से देखना स्टार्ट करो जहां तुम्हारे मतलब का है। क्या लिखा हुआ है, fx is equal to x square plus 1, कह रहा है वैल्यू बताओ f at 1 के ऊपर। भाई मेरी छोटी सी गुजारिश समझ लो, ये फंक्शंस के सिंबल्स को पढ़ना सीख लो। तो मैं fx की वैल्यू गिवन है x स्क्वायर प्लस का 1। ये वाली साइड जो होती है ना fx वाली, इसको y साइड कहते हैं। ये आउटपुट साइड होती है, इनपुट साइड ये है। यानी कि फंक्शन के अंदर एक आउटपुट होता है, एक इनपुट होता है। मैंने बहुत डिटेल में अपने एप्टीट्यूड के लेक्चर्स में अगली बात समझाता हूं बच्चे को, बट बहरहाल यहाँ पे जल्दी से आपको बात बतानी है। तो क्या कह रहा है, fx is equal to x स्क्वायर प्लस का 1। इसका मतलब क्या है, ये तुम्हारा आउटपुट होगा, ये तुम्हारा इनपुट होगा। अब देखो तुमने यहाँ पे x क्या है, तुम्हारा फंक्शन बेसिकली, इसमें तुमने इनपुट देना है। तुम्हें क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस फंक्शन की वैल्यू बताओ f1 के ऊपर। यानी कि तुम्हें x की वैल्यू गिवन है क्या 1। तो सिंपल तरीके से कुछ भी नहीं करना भाई, कुछ भी नहीं करना। जहां जहां x आ रहा है वहां 1 डाल दो, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2। भाई मुझे बताओ इन क्वेश्चंस में क्या मसला है। इसका मतलब क्या हुआ कि f एट द फंक्शन 1, ये f एट द इनपुट 1 इज 2, या y इज इक्वल टू 2। यानी कि फंक्शन की वैल्यू आ गई 2 आपके पास, जब आपने 1 की वैल्यू को इनपुट दिया इस फंक्शन के अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन है। भाई मेजॉरिटी अवाम इन क्वेश्चंस को छोड़ने का सोच के बैठी हुई है कि फंक्शन से क्वेश्चन नहीं करेंगे। अबे क्यों नहीं करेगा भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बताओ मेरा बच्चा, कोई मसला है इस क्वेश्चन के अंदर? कोई मसला है तो अभी पूछ सकते हो भाई। अच्छा एक और क्वेश्चन में जल्दी से मैं पूछ लेता हूँ यार, मैं ही पूछ लेता हूँ, तुम लोग तो पूछोगे नहीं मुझसे। एक और क्वेश्चन जो इसी लेवल का, इसी तरीके का, एक मुश्किल क्वेश्चन करवा देता हूँ और फिर फंक्शन और लिमिट से टॉपिक को एंड करके जल्दी से दूसरे टॉपिक आने पड़ते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन जो आजकल पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बेतहाशा बार उस साइड पे भी आया। यहीं से आगे से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, टाइम कम है हमारे पास बेटा। अगेन भाई देखो ये वाले क्वेश्चंस बेतहाशा आजकल पूछे जा रहे हैं। देखो एग्जामिनर को भी बेटा ये बात पता है कि आपका ये चैप्टर रिड्यूस है, ये पर्टिकुलर टॉपिक रिड्यूस है, तो वो कोई इतना मुश्किल चीज नहीं पूछ रहा, बेसिक चीज पूछ रहा है। क्या कह रहा है, फंक्शन की वैल्यू गिवन है x प्लस 1, कहता है बताओ f7 के ऊपर इसका आंसर क्या होगा। अबे तुम्हें इनपुट की वैल्यू गिवन है, तुम्हें x की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि x की वैल्यू 7 है। तो सिंपल तरीके से उठा के पुट कर दो, क्या बन जाएगा, 7 प्लस 1 8 बन जाएगा, आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चंस पीसीएस के पेपर में भी आए, मैं स्टैंड ऑनर्स का देख रहा था उसमें भी आए हुए थे, मरीन कैंट में भी आए हुए थे, दिल्ली में भी पूछे गए थे। भाई एग्जामिनर कोई मुश्किल चीज नहीं पूछेगा, बेसिक बात पूछेगा। तो यहाँ पे मेरा बच्चा हमारा लिमिट्स और फंक्शन का टॉपिक एंड होता है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं सप्ली के पेपर्स भी डाल रहा हूँ, प्लस आपकी आसानी के लिए तमाम फॉर्मुला शीट भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो फॉर्मुला तो वहां से रिवाइज कर सकते हो, उसमें फॉर्मुला मैंने नहीं करवाए क्लियर। अच्छा तो बेटा अब चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज की जाने बढ़ रहे हैं। ये एमसीक्यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हर यूनिवर्सिटी के टेस्ट में भी, हर पेपर के अंदर। फोनिक सेक्शन हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैलकुलस हो, ये बेतहाशा इंपॉर्टेंट होता है। चैप्टर नंबर 2 और 3 की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सबसे पहले क्वेश्चन है या एमसीक्यूज हैं वो 3 तरह के होते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहले एमसीक्यूज, मीडियन क्या होता है, या इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर्स क्या होता है, या फिर आपके पास ये सेंट्रॉइड क्या होता है। मेरा बच्चा ये कुछ 6 तरह के एमसीक्यूज होते हैं। अगर तुमने मेरी 3 बातें समझ ली, ये 6 के 6 एमसीक्यूज तुम्हें आ जाएंगे। पहले नंबर के ऊपर जरा गौर से मेरी बात समझिएगा बेटा। अगर मैं सिंपल सा एक ट्राइंगल बनाता हूं, अगर मैं सिंपल सा एक ट्राइंगल बनाता हूं और इस ट्राइंगल के अंदर ये जो 3 कोने होते हैं ना, इसको अच्छी जबान में क्या कहते हैं, वर्टिसेस। अगर मैं ट्राइंगल की वर्टेक्स से एक लाइन निकालूं, वो लाइन अपोजिट साइड को जाके 2 बराबर हिस्सों में क्या कर दे, डिवाइड कर दे। मैं ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से लाइन निकालता हूं, वो लाइन अपोजिट साइड के ऊपर जाके 2 बराबर हिस्सों के अंदर क्या कर दे, मिड पॉइंट क्रिएट कर दे, अगली साइड को जाके 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे। तो ऐसी जो लाइन होती है, ऐसी जो लाइन होती है, इसको हम कहते हैं मीडियन। चूंकि ये लाइन ए के वर्टेक्स से निकली होगी तो क्या कहलाएगी, मीडियन ऑफ ए। मेरा बेटा बातों बातों में एमसीक्यूज निकलवाऊंगा, तो इस बात को जो कहानी सुना रहा हूं, ये कहानी बड़ी गौर से सुनना।
क्या कहा, एक ट्राइंगल है, इसके 3 वर्टिस हैं, अगर मैं वर्टिस ए से एक लाइन निकालता हूँ, लाइन अपोजिट साइड को जाके हिट करती है, तो मेरा बच्चा ऐसी लाइन को हम क्या कहेंगे, मीडियन, क्योंकि इस लाइन ने अपोजिट साइड के ऊपर मिड पॉइंट क्रिएट करा होगा, और चूंकि ये वर्टेक्स ए की लाइन होगी तो क्या कहलाएगी, मीडियन ऑफ ए। सेम गोज फॉर हियर, अगर मैं ट्राइंगल के इस कोने से एक लाइन निकालूं और ये लाइन अपोजिट साइड के ऊपर जाके एक मिड पॉइंट क्रिएट कर दे, तो ये लाइन भी क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी, और चूंकि बी के वर्टेक्स से निकली होगी तो क्या कहलाएगी, मीडियन ऑफ बी। अब सेम गोज फॉर हियर कि अगर मैं एक और लाइन निकालता हूं और ये लाइन सी के वर्टेक्स से निकलती है और अपोजिट साइड के ऊपर जाके अगेन मिड पॉइंट क्रिएट कर देती है। मिड पॉइंट क्रिएट करने का मतलब कि अगली लाइन, अगली जो साइड है उसको जाके दो बराबर हिस्सों में काट रही है, तो अगेन इसको भी क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। चूंकि ये सी के वर्टेक्स से निकला तो क्या कहलाएगा, मीडियन ऑफ सी। और वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे ये तीनों लाइंस एक साथ मिल रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहां पे एक ट्राइंगल के तीनों मीडियंस मिल जाते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। ये बातों में 2 एमसीक्यूज निकलवा दिए। तो पहला एमसीक्यूज क्या निकलवाया कि मीडियन के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि मीडियन क्या होता है, तो मेरा बच्चा मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो ट्राइंगल के वर्टेक्स से निकले और अपोजिट साइड के ऊपर जाके तो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे अपोजिट साइड को, या अपोजिट साइड के ऊपर जाके मिड पॉइंट क्रिएट कर दे, ऐसी लाइन को क्या कहते हैं, मीडियन। और वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे ट्राइंगल के तीनों मीडियंस मिलती है उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। तो बहुत बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आया, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड, यानी कि कह रहा है कि वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस का मतलब क्या होता है वो भी समझा देता हूं। कभी भी 2 लाइंस अगर एक साथ इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके मिलने वाले पॉइंट को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जहां पे 2 लाइंस मिल रही होती हैं। व्हाइल कभी भी अगर 3 लाइंस आपस में एक जगह पॉइंट के ऊपर मिलती हैं तो उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी या कॉन्करेंस पॉइंट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई और नहीं बताएगा। 2 लाइंस कभी आपस में मिलती है तो उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं, और 3 लाइंस अगर एक पॉइंट के ऊपर मिलती है तो खुदा के वास्ते उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहना छोड़ दो, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस भी कहते हैं अच्छी मैथ्स के अंदर, या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी कहते हैं। तो क्या एमसीक्यूज आ जाए, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज सेंट्रॉइड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, यानी कि बातों में तुम्हारे 2-3 एमसीक्यू निकलवा दिए। अब जरा देखो एक और कहानी सुनते हैं, अगेन बड़े मजे की कहानी है। अगेन मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं और ये हमारा एक और ट्रायंगल बनाता हूं, बड़े मजे की कहानी है मेरा बेटा, कहानी को मिस मत करना। अब की बारी के अंदर अगर मैं ट्रायंगल के वर्टेक्स से एक लाइन निकालूं, वर्टेक्स क्या होता है भाई, ये 3 कोने जो होते हैं इनको वर्टेक्स कहते हैं अच्छी अंग्रेजी के अंदर। अगर मैं ट्रायंगल के वर्टेक्स से एक लाइन निकालूं और वो लाइन अपोजिट साइड को जाके हिट भी करे, मगर खास बात क्या है कि वर्टेक्स के ऊपर बनने वाले एंगल को 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया जाए। क्या कहा मैंने, फॉर एग्जाम्पल जरा और से मेरी बात सुनना, इस वर्टेक्स के ऊपर एंगल बन रहा था 60 डिग्री का। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रायंगल है, उसके वर्टेक्स के ऊपर एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। अगर मैं इस वर्टेक्स से एक लाइन निकालूं एग्जैक्टली ऐसे कि ये एंगल 60 डिग्री का 30 डिग्री में ब्रेक हो जाए, तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं इंटरनल बाइसेक्टर। चूंकि ये वर्टेक्स ए की लाइन है तो क्या कहलाएगी, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ए। क्या कॉन्सेप्ट दिया, अगर एक ट्रायंगल है उसके वर्टेक्स से एक लाइन निकालूं, वो लाइन अपोजिट साइड को जाके हिट करे, ऐसे के वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल को 2 हिस्सों में ब्रेक कर दे। मीडियन क्या था, वर्टेक्स से लाइन निकलती थी अपोजिट साइड को जाके 2 हिस्सों में ब्रेक करती थी। इंटरनल बाइसेक्टर क्या है, बार बार रिपीट करूंगा ये बात, ये एमसीक्यूज बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, बच्चे को इन्हीं एमसीक्यूज में फंसता है, टीचर नहीं करवाते, मैं करवाऊंगा। इंटरनल बाइसेक्टर क्या होता है कि वर्टेक्स के ऊपर बनने वाले एंगल को 2 हिस्सों में ब्रेक कर देना, इंटरनल बाइसेक्टर है। सेम गोज फॉर हियर कि वर्टेक्स के ऊपर कोई भी एंगल फॉर्म था, तुमने एक लाइन ऐसे निकाली कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहा था 2 हिस्सों में ब्रेक हो गया। सेम गोज फॉर हियर कि वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल फॉर्म हो रहा था, आपने वर्टेक्स से एक लाइन ऐसे निकाली कि वो लाइन के बनने वाला एंगल 2 हिस्सों में ब्रेक हो गया, क्या कहलाएगा, इंटरनल बाइसेक्टर। इंटरनल बाइसेक्टर क्लियर है यहां तक की बात। और वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे तीनों लाइंस आपस में मिल रही है, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर इज नोन एज इन सेंटर, इज नोन एज इन सेंटर। यही वो एमसीक्यू है जो बेतहाशा पेपर में आता है कि बताओ इन सेंटर क्या होता है। अब बच्चा बगलोली क्या मारता है, सर वो ट्रायंगल में आने वाले सर्कल को इन सेंटर कहते हैं, सर वो ट्रायंगल जिस सर्कल के अंदर घुसा हुआ होगा उसको इन सेंटर कहते हैं। अबे अल्लाह के वास्ते वो सर्कम सर्कल या सर्कम सेंटर होता है, तुम कहाँ किस कॉन्सेप्ट को मिला रहे हो। बच्चों को वैसे बुनियादी कॉन्सेप्ट नहीं होता। जब मैं इंस्टीट्यूट साइड पे फिजिकल क्लासेस ले रहा होता हूँ या फिर ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहा होता हूँ, वहां पे बच्चा मुझे जब इस तरह के जवाब देता है गुस्सा आ जाता है। भाई क्या है,
बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो मैंने अभी दो कॉन्सेप्ट पढ़ा दी चैप्टर 2 और 3 से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरा। पहले नंबर के ऊपर क्या पढ़ा है, मीडियन। जल्दी से रिवाइज कर लो, मीडियन क्या होता है, ट्राइंगल के वर्टेक्स से लाइन निकले और अपोजिट साइड को जाके दो बराबर हिस्सों में ब्रेक कर दे, यानी कि मिड पॉइंट क्रिएट कर दे। और वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे ट्राइंगल के तीनों मीडियंस मिलते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ भाई, सेंट्रॉइड कहते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट, इंटरनल बाइसेक्टर। अगर ट्राइंगल के वर्टेक्स से एक लाइन निकालूं और लाइन अपोजिट साइड के ऊपर जाके क्या काम करे, सिंपल टच करे और वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल्स को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, ऐसी लाइन कहलाती है इंटरनल बाइसेक्टर। या फिर एक ऐसी लाइन जो कि वर्टेक्स के ऊपर बनने वाले एंगल्स को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हुए जाए, उसको इंटरनल बाइसेक्टर कहते हैं। और वो पॉइंट जहां पे ट्राइंगल के तमाम इंटरनल बाइसेक्टर मिल जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, इन सेंटर का पॉइंट। क्लियर है यहां तक की बात। अब तीसरी मजे की चीज देखते हैं, ये तीन लोगों की जोड़ी होती है बेटा। अब तीसरी मजे की चीज देखते हैं, तभी तो बच्चा कंफ्यूज होता है इसके अंदर, बच्चे को टीचर करवाता ही नहीं है भाई। अगेन एक ट्राइंगल है, एक और कहानी सुनो, ये बेतहाशा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बेटा जो करवा रहा हूं, इसको छोड़ना मत अल्लाह के वास्ते। देखो भाई मेरे पास एक ट्राइंगल आ रहा है। अगेन क्या काम करते हैं, मेरा बच्चा ट्राइंगल के वर्टेक्स से अगेन मैं एक लाइन निकालता हूं और ये लाइन अपोजिट साइड के ऊपर जाके अगर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दे। मैंने क्या बात करी, मैंने कहा कि अगेन मैं ट्राइंगल के वर्टेक्स से एक लाइन निकालता हूं, बट अब की बारी में वो लाइन अपोजिट साइड को जाके दो हिस्सों में तकसीम नहीं करेगी, क्या कर रही है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही है। तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं क्या, एल्टीट्यूड। क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। चूंकि ये वर्टेक्स ए से निकली है तो इसका नाम क्या होगा, एल्टीट्यूड ऑफ ए। क्लियर है बेटा ये बात। एक और चीज, अब मैं अगेन वर्टेक्स बी से एक लाइन निकालता हूं, वो लाइन अपोजिट साइड के ऊपर जाके 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, क्या कहलाएगी, एल्टीट्यूड। थर्ड नंबर के ऊपर अगेन वर्टेक्स सी से एक लाइन निकालता हूं, वो लाइन अपोजिट साइड के ऊपर जाके 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दे या परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, बात एक ही हुई, क्या कहलाएगा, एल्टीट्यूड ऑफ सी। और वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे ट्राइंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स मिल जाते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ये बेतहाशा 6 एमसीक्यूज मैंने आपको सॉल्व करवा दिए यहाँ पे। दोबारा जल्दी से इनको रिवाइज करेंगे भी 2 मिनट के अंदर, बट इस कॉन्सेप्ट को दोबारा सुन लो। क्या कहा, ट्राइंगल के वर्टेक्स से लाइन निकालता हूं, लाइन अपोजिट साइड के ऊपर जाके अगर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देगी तो क्या कहलाएगा, एल्टीट्यूड। और वो पॉइंट जहां पे ट्राइंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स मिल जाते हैं, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द एल्टीट्यूड इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। ये 6 एमसीक्यूज हैं, बच्चा इन 6 के 6 में पैनिक करता है क्योंकि 6 के 6 मिलते जुलने वाले हैं। मैं चाहता दूसरे टीचर्स की तरह तो मैं खाली रट्टा लगवा देता, समझाता नहीं, और मैंने तुम्हें बना के समझा के सिखाई ये बात, तो मार्क्स कम आए ना, गिच्ची हो जाऊंगा सबकी। अच्छा भाई, अब जल्दी से अगर मैं इस बात को रिवाइज करवा दूं बेटा, क्या बात करी, सबसे पहले नंबर के ऊपर मीडियन। मीडियन के ऊपर अगर एमसीक्यूज आ जाए तो मीडियन क्या होता है मेरा बच्चा, एक ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से निकले और अपोजिट साइड के ऊपर जाके मिड पॉइंट क्रिएट करे या अपोजिट साइड को तो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, मीडियन कहलाती है। और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, यानी कि एक ट्राइंगल के अगर तमाम मीडियंस जिस पॉइंट के ऊपर जमा हो रहे होंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, वो क्या होता है मेरा बच्चा, सेंट्रॉइड होता है। क्या होता है भाई, सेंट्रॉइड होता है। दूसरे नंबर के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अच्छा, फिर मैंने आपको पढ़ाया इंटरनल बाइसेक्टर। इंटरनल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या दिया मेरा बेटा, कि अगर मैं ट्राइंगल के वर्टेक्स से एक लाइन निकालूं और वो वर्टेक्स के ऊपर बनने वाले एंगल्स को तो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है, क्या कहा, अगर वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल्स को तो बराबर हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है, देन इट विल बी कॉल्ड इंटरनल बाइसेक्टर। और वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे ट्राइंगल के तीनों इंटरनल बाइसेक्टर मिल जाते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर, इट विल बी नोन एज क्या, इन सेंटर। अच्छा भाई, तीसरे नंबर के ऊपर जो इंपॉर्टेंट बात पढ़ाई, क्या पढ़ाई, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या पढ़ाया मैंने, कि भाई अगर तुम ट्राइंगल के वर्टेक्स से एक लाइन निकालो और वो लाइन अपोजिट साइड के ऊपर जाके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दे, देन इट विल बी कॉल्ड एल्टीट्यूड। और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ एन एल्टीट्यूड इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। क्लियर है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें पढ़ाएंगे बेटा। अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तुमने आधे चैप्टर 2 और 3 के एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, बिकॉज ये जो बात मैंने पढ़ाई ये बेतहाशा इंपॉर्टेंट चीज है मेरा बच्चा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। अच्छा भाई, अगेन मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है वो पूछ लेगा, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है वो पूछ लेगा, इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है वो पूछ लेगा। अगेन फॉर्मुलाज की शीट में नीचे डाल दूंगा, तो फॉर्मुलाज मैं नहीं कर पा रहा है, इतनी मेहनत अगर मैं कर रहा हूँ तो कॉन्सेप्ट के लिए कर रहा हूँ। फॉर्मुलाज के रट्टे तो खुद भी मार सकते हो, फॉर्मुलाज तो अभी तो याद ही होंगे। क्लियर है ना भाई। अच्छा, मीडियन की अगर कोई डेफिनेशन लिखना चाहे तो क्या होगी, अ लाइन
that bisect the side, that bisect the side. अच्छा, मीडियन वैसे क्या कह सकते हो, बाइसेक्ट करे साइड को। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्सों में काटना। मुझसे अगर पढ़ते रहे हो, नहीं भी पढ़ते बता देता हूं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो कि किसी चीज को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। बाइसेक्ट का मतलब होता है मिड पॉइंट के जुमले में ही आता है। इंटरनल बाइसेक्टर तो एक और मतलब से कह सकते हैं बाइसेक्टिंग द एंगल, और एल्टीट्यूड मेकिंग अ परपेंडिकुलर। आसान जबान में जल्दी जल्दी अपने जहन में डालने के लिए। तो मैंने दूसरी बात क्या कर रहा था बेटा कि मिड पॉइंट हो गया, सेंट्रॉइड हो गया, इन सेंटर हो गया। इनके फॉर्मूला नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर अगेन आपको फॉर्मूलाज का लिंक मिल जाएगा, वहां पे से आपको तमाम के तमाम मिल जाएंगे। तो फॉर्मूलाज तो आप यार खुद से करोगे, फॉर्मूलाज तो मैं नहीं करवा सकता मेरा बच्चा, बेसिक सी बात है वो। अच्छा भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अगेन बच्चों वाली बात है यार। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा एक चीज सुन लो मेरा बेटा, एक डिस्टेंस फॉर्मूला आज तक जिंदगी में आप लोग पढ़ते हुए आए। कौन सा डिस्टेंस फॉर्मूला है? x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब सोच रहे हो सर ने तो कहा था फॉर्मूलाज नहीं करवाएंगे, इतना आसान फॉर्मूला करवा रहे हैं। तो मेरे बेटे कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट सुन लो। डिस्टेंस फॉर्मूला ये वाला अपनी जिंदगी में आज तक आप लोग करते हुए आए हो। एक डिस्टेंस फॉर्मूला चैप्टर नंबर 2 में और होते हैं, बट हमें हमारी आवाम नहीं पढ़ाती, टीचर्स नहीं पढ़ाते। पोलर कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? पोलर कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फॉर्मूला उसको देख लो जल्दी से। अगर मेरे पास एक पॉइंट आ रहा है r1 θ1 r2 θ2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई? सिंपल तरीके से r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस का 2r1 r2 cos का θ2 माइनस का θ1। इस फॉर्मूले को काइंडली अपने ध्यान में रख लीजिएगा। ये पोलर कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। इसके ऊपर ऑल्दो कोई क्वेश्चंस तो नहीं आते पेपर के अंदर, बट ये फिर भी आपको पता होना चाहिए। नस साइड के ऊपर टॉपिक में पढ़ाता हूं बच्चों को, अनीस वगैरह कहीं और किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, बट वहां पे हम नॉर्मली इंटरमीडिएट साइड के ऊपर पूछा नहीं जाता, बट ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं आपसे। तो पोलर कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फॉर्मूला होता है भाई, सिंपल सा कोसाइन लॉ है। अगर नहीं पढ़ा कोसाइन लॉ, चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर फिजिक्स, कोसाइन लॉ। फिजिक्स का टीचर नहीं, मैं बता सकता हूँ, अच्छी तरीके से गाइड कर देता हूँ। अच्छा भाई, अब आते हैं जरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की जानिब। ये तो भाई बेसिक फॉर्मूलाज वाली बात मैंने क्या बताई, डिस्क्रिप्शन के ऊपर सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। अच्छा तो बेटा, अब एमसीक्यूज के अंदर जो फॉर्मूलाज वाली शीट होगी वो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फॉर्मूलाज तो मेरे ख्याल में आप वैसे ही याद करें, तो फॉर्मूलाज समझाने के लिए बेटा वीडियो नहीं बनाई मैंने, इतनी मेहनत करके जो बना रहा हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लास्ट में देने हैं। अब देखो मेरा बेटा, एक और चीज जो बहुत बार सप्ली के पास पेपर्स में आपको दिख रही होगी, आपके एनुअल पास पेपर्स में दिख रही होगी, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आता है, लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट। मेरा बच्चा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कोई भी दुनिया की लीनियर इक्वेशन होगी हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ये एमसीक्यूज बहुत बार पूछा जाता है कि भाई लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेट लाइन को करती है मेरा बच्चा। लीनियर इक्वेशन का मतलब कि एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर क्या आ रही हो, 1 आ रही हो, यानी कि जो भी वेरिएबल होगा इसके अंदर उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जो कि स्ट्रेट लाइन को नॉर्मली रिप्रेजेंट कर रही होगी। क्लियर है भाई? बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी। अच्छा, एक और चीज जो मेरे पास आगे आती है, आगे मुझसे एक इक्वेशन दे दी उसने। अच्छा, ये वाली चीज बहुत ज्यादा पेपर में आजकल आ रही है, ax + by + c = 0। नीचे 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, बताओ ये इक्वेशन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, पैराबोलिक इक्वेशन। बताओ ये इक्वेशन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? अबे मैंने अभी तो एमसीक्यूज पढ़ाया। क्या एमसीक्यूज पढ़ाया? कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो ऑप्शन के अंदर तुम्हारे चारों ऑप्शन में से एक आंसर होगा जनरल लीनियर इक्वेशन, तो वो तुम्हारा आंसर होगा। यानी कि सिंपल लीनियर इक्वेशन कह दो यार। ये इक्वेशन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? लीनियर लाइन की इक्वेशन है भाई। तो आंसर क्या है? लीनियर इक्वेशन है। तो ऐसे एमसीक्यूज भी आए हुए तुम्हारे पास पेपर में, इतने हलवा, मगर हलवा नहीं है भाई, हलवा बनाया है, मैं कॉन्सेप्ट पहले दे दिया। अच्छा भाई, एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा, उसको भी देख लो। एक और क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आजकल पेपर में आता है, आपके पास एक एमसीक्यूज आ जाएगा, बताओ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 3,5 फ्रॉम y एक्सिस, फ्रॉम y एक्सिस। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। आई स्टिल रिमेंबर के जब चैप्टर नंबर 2-3 नस साइड के ऊपर पढ़ाता हूं मैं, नस के वेजेस के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरमीडिएट के कॉन्सेप्ट एप्टीट्यूड साइड पे आते हैं। मैं बहुत दफा एग्जांपल यार डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की क्लास में देता हूं, मेरी आदत है, तो उससे परेशान नहीं होना। तो ये एमसीक्यूज वहां पे भी बहुत आते हैं बेटा, एप्टीट्यूड साइड के ऊपर। अब बच्चा क्या होता है, बच्चे को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, नल्ला बच्चा है, इंटरमीडिएट में रट्टे मार के बैठा हुआ है। भाई क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है, कहता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 3,5 फ्रॉम द y एक्सिस। भाई देखो ग्राफ देखो, ये तुम्हारा ग्राफ है,
क्या कह रहा है? कह रहा है कि 3,5 का जो पॉइंट है उसका y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा। लेट्स सपोज 3,5 का मतलब क्या है? +3 +5 यानी कि +x +5 यानी कि पॉइंट फॉर एग्जांपल कहीं यहां पर है, लेट्स सपोज कहीं यहां पर है। क्या कह रहा है? इसका डिस्टेंस बताओ y एक्सिस से। देखो y एक्सिस ये रहा, y एक्सिस वही लाइन है। कहता है इसका डिस्टेंस बताओ y एक्सिस से, यानी कि ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है। ये वाला डिस्टेंस क्या होगा भाई? ये वाला डिस्टेंस वो होगा जो x की डायरेक्शन में कवर किया होगा। तो x की डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ने कवर करा है? 3 कवर करा है। आंसर इज 3। क्या मुश्किल है इसके अंदर भाई? ये इस क्वेश्चन के अंदर नस्ट और एनईडी और जीआईकेआई का बच्चा पैनिक कर रहा होता है, और ये क्वेश्चन तुम्हारे इंटरमीडिएट साइड पे भी बहुत ज्यादा आता है। क्वेश्चन की लॉजिक समझ लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर लिखा होता फ्रॉम x एक्सिस, अगेन कॉन्सेप्ट इज क्या है? कॉन्सेप्ट कह रहा है कि भाई 3,5 तुम्हारा पॉइंट आ रहा है, तुमसे कह रहा है कि बताओ डिस्टेंस क्या होगा। फॉर एग्जांपल अब कह रहा है x एक्सिस से डिस्टेंस बता दो। x एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब क्या है? ये रहा x एक्सिस तुम्हारा, यानी कि ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है। ये वाला डिस्टेंस कौन सा होगा? 3 और 5 में से जाहिर सी बात है ये y का डिस्टेंस होगा, तो y का डिस्टेंस क्या होगा? 5 होगा। इस केस में डिस्टेंस क्या होगा? 5 होगा। तो बहुत ही बच्चों वाली बात है बेटा। अगर तुम थोड़ा सा अपना ज़हन लगाओ, अगर मुझसे कभी जिंदगी में पढ़ा या पढ़ने का इत्तेफाक हो, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, एनालाइजिंग स्किल्स लेकर आओ। एनालाइजिंग स्किल्स का मतलब ही यही है। मुझे बड़े बड़े टीचर्स कहते हैं ना, नहीं क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ऐसे कर लो। अबे कैसे कर लेगा बच्चा ऐसे सॉल्व? पहले कॉन्सेप्ट तो लगाओ, एनालाइज करो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो आगे बढ़ेंगे फिर बेटा जल्दी से। अच्छा, अगले नंबर के ऊपर जो एमसीक्यूज एक बहुत ज्यादा आता है, एक और एमसीक्यूज अगेन बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, और अगेन बच्चा पैनिक करता है। क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए बी फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए बी फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए कॉमा बी फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए कॉमा बी फ्रॉम द ओरिजिन। ये एक एमसीक्यू बहुत ज्यादा पेपर में आता है कि डिस्टेंस बताओ पॉइंट ए बी का ओरिजिन से। भाई मेरा बच्चा क्या मसले की बात है, इसमें क्यों पैनिक करते हो? ये क्वेश्चन पैनिक करने वाला है। तुमसे कह रहा है ए बी पॉइंट का डिस्टेंस बताओ ओरिजिन से। अबे अल्लाह के बंदो, तुम्हें एक पॉइंट ए बी गिवन है, दूसरा जब ओरिजिन की बात कर रहा है, दूसरा पॉइंट क्या होगा? 0,0। मैं पहले इसकी लॉजिक समझाया तो क्या लॉजिक है भाई? तो जाहिर सी बात है तुम्हारे पास एक पॉइंट क्या आ गया? x,1 आ गया ए बी, और दूसरा पॉइंट क्या होगा? 0,0 होगा x2, y2। भाई डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? x2 - x1 यानी कि 0 - के a का स्क्वायर प्लस का साइन 0 - b का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 0 - a माइनस के a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। यानी कि तुमसे उस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट a, b फ्रॉम द ओरिजिन। भाई a, b के पॉइंट्स और ओरिजिन के पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस पूछ रहा है। ओरिजिन की वैल्यू क्या होती है? 0,0। तो एक पॉइंट क्या हो गया? x1, y1। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? x2, y2। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सिंपल तरीके डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चों वाला क्वेश्चन। बताओ भाई इसमें कोई मसला है? कोई मसला है इसमें? बच्चों वाली चीज है बेटा, बच्चों वाली चीज है। जो बच्चे मुझसे भी एप्टीट्यूड की तैयारी पहले से कर रहे थे वो तो भी हंस रहे होंगे भाई, क्योंकि एप्टीट्यूड की तैयारी अगर आप अभी करना स्टार्ट कर चुके थे इंटरमीडिएट के लिए, इंटरमीडिएट से पहले, तो भाई सेकंड ईयर के एमसीक्यूज आपके लिए हलवा हैं। मगर स्टिल इस वीडियो को लाजमी वॉच करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एमसीक्यूज करवा रहा हूँ सारे उस पैटर्न के करवा रहा हूँ, सप्ली के पास पेपर से, इंटर के पास पेपर से, और देन मैथ्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज साथ साथ। अच्छा भाई, एक और एमसीक्यू जो बहुत ज्यादा आ जाता है यार, 2 पॉइंट्स गिवन और फिर मिड पॉइंट फाइंड करना है। अल्लाह की कसम ऐसे क्वेश्चन तो यार मैं नहीं करवा सकता यार। इस -2,3 एंड 6,-1 सप्ली के एक पेपर में पूछा गया, कहेगा क्या निकाल लो इसका मिड पॉइंट। भाई मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है। पहला वाला पॉइंट क्या होगा? x1 y1। दूसरा पॉइंट क्या होगा? x2 y2। मिड पॉइंट का मतलब क्या है मेरा बेटा? सिंपल तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे मिड पॉइंट का। सही है ना भाई? क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x1 प्लस x2 यानी कि x1 की वैल्यू क्या है? -2। x2 की वैल्यू क्या है? 6/2। y1 की वैल्यू क्या है? 3। y2 की वैल्यू क्या है? -1/2। क्वेश्चन सॉल्व। क्या आ जाएगा? 4/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2/2 यानी कि 2 और 1 आंसर होगा। भाई ऐसे क्वेश्चन तो बेसिक क्वेश्चन तो आप खुद से कर सकते हो, उसमें कोई बहुत मसले की बात नहीं, कोई बहुत लॉजिकल नहीं है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्टिल मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि भाई ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे पेपर के अंदर। तो मेरा इस वीडियो का मकसद आपको तमाम इंपॉर्टेंट और मुश्किल क्वेश्चंस करवाना है। बेसिक क्वेश्चन तो खुद भी बैठ के कर लोगे, फायदा क्या होगा इस वीडियो अगर मैं बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करवाने लग जाऊं? मजा तो तभी जब मुश्किल क्वेश्चन करवाऊं तुम लोगों को, तभी तो पता चलेगा। अब आ जाओ जरा थ्योरेटिकल। असल में जो मेजॉरिटी बच्चा पैनिक करता है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे करता है। तो इन वीडियोस के अंदर मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे बड़ा फोकस कर रहा हूँ। उसकी रीजन ये है कि मुझे पता है बच्चे की जो है ना दुखती रफ कौन सी है।
अब देखो एक और क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट। आपके पास एक क्वेश्चन आ जाएगा, बताओ इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरा बेटा अगर इन एमसीक्यूज को समझना चाहते हो, मेरी 2 मिनट की छोटी सी बात सुन लेना जल्दी से। मेरे पास ये ग्राफ है, आपको इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट लाजमी पता होना चाहिए बेटा। इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपके पास अगर x एक्सिस और y एक्सिस है, कभी भी दुनिया में अगर कोई भी लाइन x एक्सिस को कट कर रही होगी, तो जिस पॉइंट के ऊपर ये x एक्सिस को कट कर रही होगी वो पॉइंट क्या कहलाता है, इंटरसेप्टिंग पॉइंट कहलाएगा। क्यों इंटरसेप्टिंग पॉइंट होगा, जाहिर सी बात है लाइन x एक्सिस को कट करते हुए जा रही है, और जाहिर सी बात है x एक्सिस के ऊपर हमेशा क्या चीज जीरो होती है, y की वैल्यू। x एक्सिस के ऊपर हमेशा क्या चीज जीरो होती है, y की वैल्यू। y इज ऑलवेज जीरो ऑन x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस जो लाइन होती है उसके ऊपर y की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, और वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे लाइन कट कर रही होगी x एक्सिस के ऊपर क्या बन जाएगा, x इंटरसेप्ट, और उस पॉइंट को क्या कह सकता हूं, a,0, a से डिनोट करते हैं x इंटरसेप्ट को। सेम गोस फॉर हियर, कभी कोई लाइन अगर y एक्सिस को कट कर रही होगी तो y एक्सिस के ऊपर हमेशा क्या जीरो होता है बेटा, x की वैल्यू जीरो होती है। y एक्सिस के ऊपर हमेशा क्या जीरो होता है, x की वैल्यू जीरो होती है, और y एक्सिस का इंटरसेप्ट पॉइंट कैसे निकालते हो, 0,b। अब जो मैं बात करने वाला हूं बात $1 मिलियन की है, वो बात $1 मिलियन की है मेरा बेटा। बहुत बार क्वेश्चन तुम्हारी जिंदगी में आएगा, बताओ इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या है या इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, x एक्सिस की इस लाइन के ऊपर जो चीज जीरो होती है वो उसकी इक्वेशन होती है। सर क्या मतलब, दोबारा बोले, x एक्सिस की लाइन के ऊपर क्या जीरो होता है, सर y की वैल्यू जीरो होती है, तो मेरा बेटा y इज इक्वल टू 0 ही x एक्सिस की इक्वेशन होती है। बहुत सारे नल्ले बच्चे और नल्ले टीचर्स इसका रट्टा लगाते हैं। अब इसमें रट्टा लगाने की क्या बात है, मैं बड़े बड़े टीचर्स को जानता हूं जो बच्चों को एप्टीट्यूड के ऊपर रट्टा लगवाते हैं इस चीज का। अब इसमें रट्टा क्या लगवाना है, जो चीज x एक्सिस पे जीरो है वही x एक्सिस की इक्वेशन है। सेम गोस फॉर हियर, भाई जो चीज y एक्सिस के ऊपर जीरो है y एक्सिस की इक्वेशन है, तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0। अब एमसीक्यूज तुम्हें इजीली समझ में आ जाएंगे। देखो एक कॉन्सेप्ट दे दिया मैंने तुम्हें, अब जरा देखो तुम्हें मजे से एमसीक्यू समझ में आएंगे। अब तुम्हारे पास बहुत दफा एमसीक्यूज आया हुआ, इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, भाई क्या मसले की बात है। अब इसका जवाब मेरे मुंह से पहले तुमने कहना है, x इज इक्वल टू 0 कौन सी इक्वेशन है, भाई y एक्सिस की इक्वेशन है। x इज इक्वल टू 0 कौन सी इक्वेशन है, y एक्सिस की। अभी तो कॉन्सेप्ट दिया, y एक्सिस की लाइन के ऊपर जो चीज जीरो होती है वो उसकी इक्वेशन होती है, तो y एक्सिस की लाइन के ऊपर x की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, तो x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन है। सेम गोस फॉर हियर, अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाए, बताओ भाई y इज इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मेरे पास इसका उलट आ जाए कि बताओ y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, तो x इज इक्वल टू 0 होगी, x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 0 होगी। भाई बच्चों वाली चीज है, बड़े मजे की चीज है तो। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अच्छा एक और क्वेश्चन जिसमें मेजॉरिटी अवाम पैनिक कर जाती है, बताओ इक्वेशन xy इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन ये टॉपिक आपका ऑल्दो रिड्यूस्ड है, मगर ये बेसिक बात तो पूछ सकता है एग्जामिनर। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंबाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस की इक्वेशन को। किसको कर रहा है, कंबाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस की इक्वेशन को। बेसिकली दो लाइंस होती है, पेयर ऑफ लाइन जो कि ओरिजिन से पास कर रही होती है, उनकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंबाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस की इक्वेशन को डिनोट कर रहा है xy इक्वल टू 0। अगेन ये टॉपिक ऑल्दो रिड्यूस है मेरा बच्चा, मगर फिर भी आपको इसकी इक्वेशन का आइडिया होना चाहिए। इसकी इक्वेशंस ये वाली कुछ लाइंस होती है, पेयर ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो उसके अंदर जो आपकी कंबाइंड इक्वेशन होती है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस को। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको मालूम होना चाहिए बेटा। अगेन इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, अगेन इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। देखो ये वाली बात बहुत दफा आती है पेपर में, आपको मालूम होनी चाहिए लाजमी तौर के ऊपर। अच्छा भाई, अच्छा भाई, एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। अच्छा भाई मजा ही आ गया इस एमसीक्यूज में। तो एमसीक्यूज सुनो बड़ा गौर से क्या कह रहे हैं। अच्छा एक और एमसीक्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में अक्सर आ जाता है, आपसे कहेगा बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब x भी 0 हो रहा हो और y भी 0 हो रहा है। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दो जब x भी 0 है और y भी 0 है। कैसे सॉल्व करोगे बेटा, बहुत ही आसान तरीका। x भी 0 है y भी 0 है, इसका मतलब क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ओरिजिन के ऊपर यार, सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या होगा, ओरिजिन के ऊपर आपकी लाइन एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा भाई यहाँ पे हमारी इक्वेशन रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। अब जरा कुछ स्लोप से रिलेटेड बात कर लेते हैं। अब जो एमसीक्यूज करवाने वालों ना $1 मिलियन के बेटा, कोई और नहीं करवाएगा उन्हें।
इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इंक्लिनेशन क्या होती है? इंक्लिनेशन का मतलब अल्लाह के वास्ते स्लोप नहीं होता। मैं जब कभी एप्टीट्यूड पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ इस चैप्टर को, वहां पे लाजमी इस टॉपिक से पहले पूछता हूँ बताओ इंक्लिनेशन क्या है, और बच्चा अपनी बतीसी निकालते हुए कहते हैं सर इंक्लिनेशन स्लोप होता है। मेरा दिल चाहता है उसके मुंह पे रख के चमाड़ दे दूं, बेटा इंक्लिनेशन स्लोप को नहीं कहते अल्लाह के वास्ते। इंक्लिनेशन एक एंगल होता है, वो एंगल जिसके जरिए स्लोप आता है। एन एंगल इट इज फॉर्मिंग फ्रॉम द एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस से बनने वाले एंगल को इंक्लिनेशन कहते हैं। अब पहली जो एमसीक्यूज बहुत दफा पेपर में आता है वो कहता है बताओ एक्स एक्सिस की इंक्लिनेशन क्या होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, एक्स एक्सिस की इंक्लिनेशन 0 डिग्री होती है। एक और एमसीक्यूज पूछ लेगा आपसे बताओ वाई एक्सिस की इंक्लिनेशन क्या होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग 90 डिग्री होती है। एक्स एक्सिस की इंक्लिनेशन 0 कैसे होती है मैं समझा देता हूँ। इंक्लिनेशन एक एंगल होता है जो हमेशा एक्स एक्सिस से बनता है। तो देखो बेटा एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल एक्स एक्सिस पे ही क्या होगा। मैंने क्या कहा दोबारा सुन लो, इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल होता है। तो अगर एक्स एक्सिस के ऊपर पूछूं उस एंगल की वैल्यू क्या होगी, भाई एक्स से तो बनना स्टार्ट करेगा वो एंगल, तो एक्स पे तो 0 ही होगा, यानी कि इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस क्या होती है 0। वाई एक्सिस की क्या होती है, देखो ये वाई एक्सिस की लाइन है, एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल, यानी कि यहां से लेकर यहां तक एंगल क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है 90 डिग्री। बहुत सिंपल सी बात है, बच्चों वाली बात है, मजे की बात है। अच्छा एक और चीज, मैं जरा एक और इसके बाद में आता हूं। एक और एमसीक्यू जो बहुत ज्यादा पेपर में आता है, इफ अ लाइन इज इन फर्स्ट, इफ अ लाइन बाइसेक्ट फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो एक क्वाड्रेंट क्या क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो एमसीक्यूज करवा रहा हूं अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट, पहला दूसरा 4 ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनकी जोड़ी आती है, जिस तरह मीडियन और दो सेंटर वाली बात होता है ना, वैसे इंपॉर्टेंट है। क्या कहा, अगर आपके पास एक लाइन है जो बाइसेक्ट कर रही है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो बताओ इनका इंक्लिनेशन क्या होगा। मेरा बच्चा whenever a line bisect first and third quadrant always remember this thing, इसका इंक्लिनेशन होगा 45 डिग्री। इसका इंक्लिनेशन क्या होगा 45 डिग्री। क्लियर है। चौथे नंबर के ऊपर, if a line bisect second and fourth quadrant, if a line bisect second and fourth quadrant, तब इंक्लिनेशन क्या होगा 135 डिग्री। मैं किसी कॉलेज का पेपर देख रहा था, मेरे ख्याल में सेंट लॉरेंस का पेपर था, वहां पे उसने बात करी थी बड़ी मजे की, मुझे बड़ी मजे लगी थी। मैं अक्सर इन चीजों में बड़ा इन रहता हूँ ताकि मार्केट के अंदर जो एमसीक्यू चल रहे हैं मुझे उसका बड़ा आइडिया रहता है। तो एक एमसीक्यू जो पूछा गया, वो पूछा गया बताओ व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन y इज इक्वल टू x। मेरा बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इसी लाइन को y इज इक्वल टू x कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, थर्ड सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। अगर कभी भी लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बाइसेक्ट कर रही है उसका इंक्लिनेशन क्या होता है 45 डिग्री। और इसी लाइन को y इज इक्वल टू x भी कहते हैं। मगर जो एमसीक्यूज पूछा गया सेंट लॉरेंस कॉलेज के अंदर वो ये था कि बताओ y इज इक्वल टू नेगेटिव x की जो लाइन होगी उसका इंक्लिनेशन क्या होगा। बताओ y इज इक्वल टू नेगेटिव x की जो लाइन होगी उसका इंक्लिनेशन क्या होगा। y इज इक्वल टू नेगेटिव x की लाइन ये वाली होती है मेरा बेटा, ये वाली लाइन कहते हैं y इज इक्वल टू नेगेटिव x की, तो इसका इंक्लिनेशन क्या होगा 135 डिग्री। अगेन अगर आप में से कोई बच्चा डिटेल में बात समझना चाहता है इंक्लिनेशन कैसे आ रहा है, जल्दी से बता देता हूं। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है हाफ, यानी कि क्वाड्रेंट का हाफ। अगर एंगल क्वाड्रेंट या हाफ पे वाक़ है, क्वाड्रेंट कंप्लीट एंगल क्या होता है क्वाड्रेंट का 90 डिग्री, बाइसेक्ट का मतलब आधा, तो ये लाइन आधे के ऊपर बनी है, तो आधा क्या होगा 45 डिग्री। सेम गोस फॉर हियर, ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर, तो एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल यहां तक का क्या है 135 डिग्री। कैसे, इस पूरे कंप्लीट क्वाड्रेंट का एंगल क्या है 90 डिग्री, और फिर बाइसेक्ट का मतलब इस क्वाड्रेंट का आधा, तो 90 + 45 135 डिग्री। ये हमने पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए इंक्लिनेशन के कॉन्सेप्ट। अब जरा स्लोप, अगेन या तो इंक्लिनेशन का एक क्वेश्चन इससे लाजमी आएगा, तभी इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूं उसको। अभी हमने क्या पढ़ा, एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है बताओ एक्स एक्सिस की लाइन का स्लोप क्या होगा। भाई कैसे कैलकुलेट करते हो, स्लोप का फॉर्मूला होता है m = tan थीटा। तो एक्स एक्सिस की लाइन का स्लोप क्या होता है 0 ही होता है, यानी कि एक्स एक्सिस की इंक्लिनेशन भी 0 होती है और स्लोप भी 0 होता है। और ये स्लोप 0 कैसे आ रहा है, इस फॉर्मूले में tan 0 कर दो तो 0 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, बेतहाशा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, $1,000,000 का। इंक्लिनेशन ऑफ y एक्सिस क्या होती है 90 डिग्री, और स्लोप क्या होता है 90 डिग्री की, सॉरी y एक्सिस की लाइन का, y एक्सिस की लाइन का स्लोप इज ऑलवेज इंफिनिटी। क्या होता है मेरा बच्चा, इंफिनिटी, यानी कि जो y एक्सिस वाली लाइन होती है उस लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है इंफिनिटी। खत्म हो गया भाई। अच्छा, और if a line is bisecting first and third quadrant, उसका इंक्लिनेशन होता है 45 डिग्री और स्लोप क्या होता है, it is always +1। if a line is bisecting
सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट उसका इंक्लिनेशन होता है 135 डिग्री और स्लोप क्या होता है -1। एक और एमसीक्यू जो बातों बातों मैंने पढ़ा है, जो कि सेंट लॉरेंस ने मुझे देखा था, सेंट लॉरेंस गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के पेपर के अंदर, जो मेरी स्टूडेंट्स ने आके मुझसे शेयर करा था। y इज इक्वल टू x वाली लाइन कौन सी होती है? ये वाली लाइन y इज इक्वल टू x की होती है। तो भाई कोई एग्जामिनर तुम्हें ट्रिक देगा, एग्जामिनर क्यों चाहे तुम्हारा A1 ग्रेड आए, तुमने प्रूफ करना है। भाई 18,000 20,000 बच्चा पेपर देगा, 800 A1 ग्रेड खाली आते हैं, उसका आएगा जिसने मेहनत करी है। तो मेहनत करने के लिए पढ़ लो बेटा, ये बात तुम्हें मालूम होनी चाहिए। y इज इक्वल टू x वाली कौन सी लाइन होती है? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लाइन बाइसेक्ट कर रही है तो y इज इक्वल टू x वाली होती है, इंक्लिनेशन 45 डिग्री, स्लोप 1। और y इज इक्वल टू नेगेटिव x वाली कौन सी लाइन होती है? जब कभी लाइन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर पर्टिकुलरली बाइसेक्ट कर रही होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एमसीक्यूज हो गए। अब मैं दो एमसीक्यूज और तुम्हें बताऊंगा। ये दो एमसीक्यूज सप्ली के 2015 या 2014 के पेपर में पूछे गए और ये एमसीक्यूज एप्टीट्यूड के थे। रिसेंटली जब मैं सप्ली के पेपर्स को देख रहा था, क्योंकि स्टूडेंट मुझसे कह रहे थे सप्ली के पास पेपर से शेयर कर दें, क्योंकि सप्ली के पेपर्स के एमसीक्यूज बहुत ज्यादा पेपर में लगते हैं। जब मैं उन एमसीक्यूज को देख रहा था ना, आई वाज शॉक्ड, क्योंकि ये वो एमसीक्यूज थे जो मैंने अपने एप्टीट्यूड साइड पे मैं करवाता हूँ बच्चे को, बड़े मजे के एमसीक्यूज हैं। अब जो मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा ना, उसको जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट तभी सारा समझा दिया, अब मैं रब कर दिया कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरा ध्यान समझो क्या कह रहा हूँ। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन स्लोप इज डैश या इंक्लिनेशन इज डैश। अब बच्चा पैनिक कर जाता है, सर ने तो पढ़ाया नहीं था लाइन पैरेलल एक्स एक्सिस का, क्या करे? अबे क्वेश्चन तो समझ, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एनालाइज, यहाँ पे आती है एनालाइजिंग पावर तुम्हारी। क्या कह रहा है? इफ अ लाइन इज पैरेलल, चलो पैरेलल हटा दो, परपेंडिकुलर कह दो, फिलहाल के लिए परपेंडिकुलर कह दो। इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, पहले आसान चीज समझ लो। इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, क्या मतलब है इसका? अबे कह रहे अगर एक लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, तो जो केस वाई एक्सिस फॉलो करेगा वही ये फॉलो करेगा। मेरा बच्चा, इस पे क्या मसले की बात है? बताओ क्या मसले की बात है? क्या कहा मैंने? इफ अ लाइन, क्वेश्चन क्या आ रहा है? क्वेश्चन आ रहा है इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस देन इट्स स्लोप एंड इंक्लिनेशन विल बी। तो पहले सोचो कहना क्या चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है कि लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, तो जो स्लोप और इंक्लिनेशन वाई एक्सिस का होगा वही इसी का होगा। भाई सिंपल सी बात है, क्या मसले की चीज है? सेम गोस फॉर योर, एक और क्वेश्चन बहुत पेपर में आ जाता है, इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई लाइन है, जाहिर सी बात है कोई लाइन अगर वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तो जो स्लोप और इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस का होगा वही इसका होगा। भाई क्या मसले की बात है इसमें? क्लियर है कॉन्सेप्ट? बेसिक सा कॉन्सेप्ट दिया। कभी भी कोई लाइन अगर वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब है कि एक्स एक्सिस का जो स्लोप और इंक्लिनेशन होगा वही उसी लाइन का होगा। और कभी कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो जो इंक्लिनेशन और स्लोप वाई एक्सिस का होगा वही उसका भी होगा। तो बड़ी बेसिक सी बातें हो गई। ये एमसीक्यू भी पेपर में आया हुआ है कि इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगी तो जाहिर सी बात है जो एक्स एक्सिस का स्लोप होगा 0 डिग्री होता है, और सॉरी इंक्लिनेशन 0 डिग्री और स्लोप क्या हो जाएगा 0। और अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और इंक्लिनेशन क्या हो जाएगी 90 डिग्री। ये सारी बातें पढ़ा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं जल्दी से अगले एमसीक्यूज की जाने। अच्छा, एक्स एक्सिस का स्लोप वर्टिकल सब पढ़ा दिए सारे मैंने। अच्छा सही है यार। अब सिंपल तरीके से क्वेश्चन आ जाए, तुम्हें एक लाइन गिवन है, उस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स गिवन है 2,3 और 5,-3। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कर लो खाली तुम्हारे पास एक लाइन गिवन, तुमसे कहा है लाइन का स्लोप निकालो। सिंपल तरीके से फॉर्मूला तुम्हें पता है स्लोप का क्या होता है, y2 - 7 डिवाइड बाय x2 - 6 निकाल लोगे। सेम गोस फॉर ये, तुम्हें एक इक्वेशन गिवन है लाइन की 3x + 2y + 7 = 0। तुमसे कहा जाता है इस लाइन का स्लोप निकालो। अगेन तुम्हें फॉर्मूला पता है, लीनियर इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालते हैं, m = -a डिवाइड बाय b। फॉर्म कर लोगे, निकाल लोगे। कोई मसला यहाँ तक? कोई मसला यहाँ तक? मेरे निकालने का मसला होगा। अच्छा अगेन सिंपल से फॉर्मूलाज गिवन है कि भाई कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलो इसको बता दो, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आता है कि लीनियर इक्वेशन से स्लोप कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसका स्लोप निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है लीनियर इक्वेशन स्लोप निकालने का? m = -a डिवाइड बाय b। a का मतलब क्या है? x का कोफिशिएंट, b का मतलब क्या है? y का कोफिशिएंट। तो क्या आंसर आ जाएगा? सिंपल तरीके से स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव का साइन फॉर्मूले का, a यानी कि 3, b यानी कि 2। तो आंसर क्या आ जाएगा? इस लाइन का स्लोप क्या आ रहा होगा? -3 डिवाइड बाय 2। अच्छा यहाँ तक की बात हमारी डन हो गई। वेरी गुड वेरी गुड। ओहो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बहुत ही मजे का एमसीक्यू। जरा इधर देखो बेटा, इधर देखो सारे के सारे।
क्वेश्चन आया है मेरे पास पास्ट पेपर के अंदर, मैंने कहा ना बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवा रहा हूं, जिंदगी भर याद रखोगे एमसीक्यूज। स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर, स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर टू, अब जरा बात को समझना, एक क्वेश्चन ट्विस्ट कर रहा है। अब बच्चे को कॉन्सेप्ट आता होता है, मगर चूंकि क्वेश्चन ऐसा आया था बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। क्वेश्चन बड़े मजे का है, कह रहे स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर टू दिस इक्वेशन, कैसे सॉल्व करोगे? मेरा बच्चा देखो, आपसे कहा जा रहा है कि आपको उस परपेंडिकुलर की स्लोप निकालना है जो कि इस इक्वेशन का परपेंडिकुलर है। सबसे पहले यानी कि तुम इस इक्वेशन का स्लोप निकाल लोगे। इस इक्वेशन को स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू नेगेटिव का a डिवाइडेड बाय b, ये फॉर्मूला होता है। मगर तुमसे क्या कहा जा रहा है कि तुम्हें स्लोप इसके परपेंडिकुलर का निकालना है। तो मेरा बेटा, कभी भी दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, उनकी रिलेशन क्या होती है परपेंडिकुलर होने की? m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव का 1। तो अगर मैं इसको कह दूं ये लाइन 1 का स्लोप आया और मुझे अगर परपेंडिकुलर वाली लाइन 2 का स्लोप लेना है, तो m1 की स्लोप की वैल्यू क्या है? माइनस का a डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू माइनस का 1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो लाइन 2 का जो स्लोप आ रहा होगा परपेंडिकुलर लाइन का, वो क्या होगा? b डिवाइडेड बाय a। क्वेश्चन दोबारा सुन लो, किसी को मसला हो रहा है, आपसे कहा जा रहा है स्लोप निकालो परपेंडिकुलर लाइन का जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है। सबसे पहला काम क्या करोगे? इस लाइन का स्लोप ले लोगे। क्या फॉर्मूला होता है लीनियर इक्वेशन का स्लोप निकालने का? m इज इक्वल टू माइनस का a डिवाइड बाय b। क्योंकि दो लाइंस हैं, डिफरेंशिएट करने के मैंने इसको m1 कह दिया, इसके स्लोप को, और इसके स्लोप को m2 कह देता हूं। सिंपल तरीके से रिलेशन यूज करा और परपेंडिकुलर के स्लोप को फाइंड कर लिया। बताओ भाई, कोई मसला यहां तक? कोई मसला यहां तक? क्लियर है बात? नहीं क्लियर है? जल्दी से बता दो मुझे, जल्दी से बताओ बेटा, कमेंट सेक्शन के अंदर बात क्लियर है नहीं क्लियर है? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं बेटा जल्दी से। मेरा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये इक्वेशन मुझे गिवन होंगी, दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है, मुझसे पूछा जाएगा बताओ अगर ये दो लाइंस पैरेलल होंगी तो किस कंडीशन को फॉलो करेंगी। अब हम चैप्टर नंबर 3 के स्पेसिफिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने के ऊपर जा रहा हूं, एमसीक्यूज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मुझे सिंपल तरीके से दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है, मुझसे कहा जाता है बताओ क्या कंडीशन होगी जिस कंडीशन के ऊपर मैं इस बात को जान सकूं कि दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं। रिमेंबर वन थिंग, अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये हमेशा एक कंडीशन को फॉलो करेंगी। क्या कंडीशन होगी? a1 b2 माइनस का a2 b1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। क्या कंडीशन होगी? a2 b1 माइनस का a1 b2 कर लो यार, a1 b2 माइनस का a2 b1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यानी कि अगर ये दो लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल है। अगर ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो हमेशा इस कंडीशन को फॉलो करेंगी। अगर ये दो लाइंस हमेशा आपस में क्या है? पैरेलल है, तो इस कंडीशन को लाजमी फॉलो करेंगी। एक और चीज समझ लो, जल्दी 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 जल्दी। और अगर ये दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ये हमेशा इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। बहुत बार पेपर्स के अंदर आपके भाई एमसीक्यूज आया हुआ है कि बताओ अगर आपको सिंपल तरीके से दो लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं तो क्या कंडीशन होगी कि ये लाइंस पैरेलल हो? ये कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होगी कि ये लाइंस परपेंडिकुलर हो? ये कंडीशन होती है। क्लियर है यहां तक की बात बच्चों? मेरे ख्याल में तमाम बच्चों को ये बात तो क्लियर होगी। अच्छा, सही है भाई। अब जो मैं चीज आपको करवाने वाला हूं ना, $1 मिलियन की चीज है। मेरा बेटा, बहुत बार आपको क्वेश्चन एक गिवन होगा पेपर में, इस क्वेश्चन को भी मत देखना है, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। आपके पास क्या होगा? क्वेश्चन में एक इक्वेशन लिखी भी आएगी और आपसे कहा जाएगा बताओ इस इक्वेशन के पैरेलल नीचे गिवन 4 ऑप्शंस में से कौन सी इक्वेशन है। दोबारा क्वेश्चन सुनो। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन में इक्वेशन दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा बताओ ये जो इक्वेशन हमने आपको दी है इसके पैरेलल कौन सी इक्वेशन आपका आंसर, यानी कि इसके पैरेलल जो इक्वेशन है ना वो बताओ कौन सी होगी। अब तुम्हारा क्या ख्याल है, जो भी लास्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है हर एक का a2 व b1 निकाल के चेक करोगे? इतना टाइम थोड़ी होगा। एक शॉर्ट ट्रिक समझ लो, दुनिया में कभी भी दो इक्वेशन अगर पैरेलल होंगी, दुनिया में कभी भी दो इक्वेशन अगर क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। अगर दुनिया में कोई भी दो इक्वेशंस क्या है? पैरेलल है, तो उनके x कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट
हमेशा सेम होंगे दोनों इक्वेशंस के, कांस्टेंट की वैल्यू दोनों की डिफरेंट होगी, यानी कि इस इक्वेशन के पैरेलल जो भी इक्वेशन होगी ना वो एग्जैक्टली ये होगी, सिर्फ उसका कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, माइनस का 17 कह लो फॉर एग्जांपल है। यानी कि दुनिया में कभी भी दो इक्वेशन अगर पैरेलल होती हैं उनका x कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट हमेशा सेम होना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है कि आपको एक इक्वेशन दे देगा और कहेगा बताओ इस इक्वेशन के पैरेलल कौन सी इक्वेशन है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, वो तुम्हारा आंसर होगा जिसके अंदर x और y कोफिशिएंट सेम होंगे। एक और चीज जो पेपर में बहुत ज्यादा आती है, एक और चीज इसी से बात समझेंगे, आपको अगेन एक इक्वेशन दे दी गई और आपसे कहा जाएगा बताओ इसके परपेंडिकुलर कौन सी इक्वेशन है। अब जरा परपेंडिकुलर का हिसाब सुनना है, परपेंडिकुलर का हिसाब असल में बड़े मजे का है। दुनिया में कभी भी दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो पहली वाली लाइन का जो x कोफिशिएंट होता है वो दूसरी वाली लाइन का y कोफिशिएंट होता है, पहली लाइन का जो y कोफिशिएंट होता है वो दूसरी लाइन का x कोफिशिएंट होता है। यानी कि आपके पास क्वेश्चन आएगा, आपको इक्वेशन गिवन होगी और आपसे ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, आपसे कहा जाएगा बताओ इसके परपेंडिकुलर कौन सी इक्वेशन है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, आपका आंसर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर वो इक्वेशन होगी जो इस कंडीशन को फॉलो करेगी। यानी कि क्या 3x माइनस का 2y, लास्ट कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट नहीं देखते भाई, कांस्टेंट फॉर एग्जांपल 18 है माइनस का, कोई मसले की बात नहीं है। कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ये दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसका जो x कोफिशिएंट है वो इसका y कोफिशिएंट होगा, इसका जो y कोफिशिएंट है वो इसका x कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन फॉर्मूले का लाजमी आता है। क्लियर है बात? ये जो 3 कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हैं $1 मिलियन के हैं, ये बेतहाशा पेपर एग्जाम इसके ऊपर पूछा जाता है कि व्हेनेवर अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू समथिंग तो क्या होगा, तो ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। आई होप ये बात क्लियर होगी तमाम स्टूडेंट्स को। अच्छा भाई, एक और एमसीक्यू जो बेटा पेपर में बहुत ज्यादा आता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी के साथ। क्या होगा भाई, whenever line is parallel to x axis उसकी इक्वेशन मांगी जाए आपसे। अगर आपसे क्या कहा जाए, ये कॉन्सेप्ट जो पढ़ा रहा हूं ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जिंदगी भर याद रखोगे, एप्टीट्यूड साइड बहुत हेल्प करेगी वीडियो तुम्हें, एप्टीट्यूड साइड पे भी। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस अगर ये है तो उसके पैरेलल या तो ये वाली लाइन होगी या ये लाइन होगी, ऐसा ही है। जरा गौर से देखो क्या कहा मैंने, अगर ये लाइन मेरी x एक्सिस की लाइन है, मुझसे कहा जाता है बताओ कोई लाइन इसके पैरेलल है x एक्सिस की लाइन के, बेटा या तो ये वाली लाइन होगी या ये वाली लाइन होगी। और देखो जरा गौर से, ये जो लाइन है किससे पास कर रही है, ये पास कर रही है y एक्सिस से, तो y एक्सिस जो लाइन पास करती है उसकी इक्वेशन में क्या नहीं होता, x की वैल्यू नहीं होती। तो मजे का कॉन्सेप्ट बन गया ना, कभी भी कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल होगी उसकी इक्वेशन में x ही एग्जिस्ट नहीं कर सकता, y की वैल्यू होगी कांस्टेंट के बराबर। सर क्या कहा सर, दोबारा समझाएं जरा इस बात को। मेरा बेटा गौर से देखो, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी, भाई देखो x एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब ये कि वो x एक्सिस के ऊपर नहीं है, तो पैरेलल होगी तो या तो ये वाली लाइन होगी या ये वाली लाइन होगी। और ये लाइन दोनों लाइंस कहां से पास कर रही है, y एक्सिस से, y के ऊपर क्या किसकी वैल्यू नहीं होती, x की वैल्यू नहीं होती। दैट सिंपली मींस कभी भी कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल होगी तो ऑप्शंस के अंदर तुम्हारी इक्वेशन वो होगी जिसके अंदर x की वैल्यू नहीं होगी। 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, चारों में तुम्हारा आंसर कौन सा होगा, वो इक्वेशन होगी जिसके अंदर खाली y और कोई कांस्टेंट आ रहा होगा, वो तुम्हारा आंसर होगा। सेम गोस फॉर यार, ये एमसीक्यू ऐसे भी आ सकता है, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, भाई y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, या तो वो लाइन ये होगी या वो लाइन ये होगी। तो बेटा क्या कॉन्सेप्ट दिया मैंने आपको, कभी भी कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसकी इक्वेशन में क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा भाई, x एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब ये कि y से पास कर रही होगी तो x की वैल्यू नहीं होगी। तो सिंपल तुम्हारा आंसर वो इक्वेशन होगी चारों ऑप्शंस में से जिसके अंदर x की वैल्यू नहीं होगी, जिसके अंदर x की वैल्यू नहीं होगी। और कभी भी कोई लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल होगी, इट सिंपली मींस वो x से पास कर रही है और x के ऊपर हमेशा y की वैल्यू 0 होती है। तो चारों ऑप्शंस में से तुम्हारी इक्वेशन वो आंसर होगी जिसमें y की वैल्यू क्या होगी, नहीं होगी। तो सिंपल x इज इक्वल टू कांस्टेंट तुम्हारा भी आंसर आ रहा होगा। अच्छा भाई, यहाँ पे हमने बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और पढ़ लिया। अच्छा, ये सारा कॉन्सेप्ट मैं दे चुका हूँ आप लोगों को, ये भी दे दिया मैंने आप लोगों को, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा आजकल पेपर में आ रहा है और मैंने अपने अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को उसमें घपला करते हुए देखा। भाई जब अच्छा बच्चा घपला करता है ना, यकीन मानो दिल टूट जाता है, दिल टूट जाता है। इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट यार, मतलब इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट के अंदर भी तुम लोगों को मसला है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ रही है 3x + 2y + 9 = 0, तुमसे कहा जाता है बताओ इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा। ये क्वेश्चन भी आजकल मार्केट में बहुत इन चल रहा है भाई, जिस तरह फैशन चलता है ना,
मेरा शुमार उन लोगों में होता है जो अक्सर मार्केट के फैशन को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। तो मैथ्स का जो फैशन चल रहा है उसमें ये इक्वेशन आजकल बहुत आ रही है, ये वाला क्वेश्चन। तुमसे कहा जाता है बताओ कि भाई इस पर्टिकुलर इक्वेशन से x इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी। अबे x इंटरसेप्ट क्या होता है? x इंटरसेप्ट होता है y की वैल्यू का 0 होना। x इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी मेरा बेटा? यानी कि y की वैल्यू अगर 0 कर दी जाए तो x का आंसर क्या आ रहा होगा? x इंटरसेप्ट वो होता है, क्या बन जाएगा? 3x + 9 = 0। 3x = -9। x इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी? -9 डिवाइडेड बाय 3। तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3। क्या आ जाएगी? -3। भाई सिंपल सी बात है। सेम गोस फॉर हियर। अगर आपसे मैं कह दूं इसी इक्वेशन से y इंटरसेप्ट निकाल के दिखा दो, कैसे निकलेगा y इंटरसेप्ट? x की वैल्यू को 0 करके। x की वैल्यू 0 कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? 2y + 9 = 0। तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी? -9 डिवाइडेड बाय 2। भाई ये क्वेश्चन आजकल पेपर में बहुत आ रहा है इंटरसेप्ट का। भाई क्या मसले की चीज है बताओ? कोई मसला है इसके अंदर? क्लियर है? इजी है ना? इजी नहीं है बेटा, इजी बनाया है, बस ध्यान रख लेना। सही है भाई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे तकरीबन चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के मेरा बच्चा एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। बाकी एमसीक्यूज आपके पेपर में रिड्यूस हुए हैं तो इसलिए मैं उसको नहीं करवा सकता क्योंकि वो तो रिड्यूस हमारे टॉपिक चल रहे हैं। अच्छा, एक और देख लो भाई, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी व्हेन एबीसी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ऑब्वियसली यार आपसे क्या कह रहा है? अगर आपको कह रहा है कि ट्रायंगल गिवन है तो बताओ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होगा कोलिनियर पॉइंट्स के ऊपर? ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, 0 होता है। कोलिनियर पॉइंट्स के ऊपर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0 होती है। यानी कि आपसे कहा जा रहा है इफ ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल इन अ ट्रायंगल, जो ए बी सी के पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो आपकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। कोलिनियर फॉर्म क्या होती है? कोलिनियर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक लाइन के ऊपर अगर 3 पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हो, द स्लोप ऑफ AB इज ऑलवेज इक्वल टू स्लोप ऑफ AC। ये बेसिक बातें हमारी सारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। अच्छा देखो, जैसे मैंने बात करी थी ना वो बात बिल्कुल है। बहुत दफा ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एक लाइन बताओ दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, किस लाइन के परपेंडिकुलर है, कैसे पिक करोगे? देखो तभी मैंने तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट दे दिए। अब भी अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी अपने एमसीक्यूज के मार्क्स मुझे कल बताने हैं, सही है ना भाई? कमेंट सेक्शन में सबके मार्क्स मुझे चाहिए। अब हम लोग चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो में चैप्टर नंबर 9 के वेक्टर्स कवर करेंगे ताकि वीडियो थोड़ी लंबी ना बन जाए, ताकि मुझे एडिटिंग वगैरह में इजी रहे। इसीलिए इस वीडियो में 4 चैप्टर्स कवर कर देंगे, सॉरी हाँ 1, 2, 3 और देन 9 और फिर 4, 5, 6, 7, 8 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कवर, क्योंकि अभी रात में दोनों वीडियो में एक साथ पोस्ट कर दूंगा तो आपको इतना मसला नहीं होगा। अब वेक्टर्स के टॉपिक को जब हम बात करते हैं तो अगेन बहुत सारे बच्चों ने चॉइस पे छोड़ा हुआ है। अल्लाह के वास्ते चॉइस पे कुछ नहीं छोड़ना बेटा। क्या कर रहे हैं मेरा बेटा? वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट के अंदर क्वेश्चंस कैसे आएंगे जल्दी से देख लेते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा बेटा आपको बात पता होनी चाहिए, कभी भी 2 यूनिट वेक्टर्स अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अच्छा, एक और चीज जो आपको मालूम होगी और वो आप तमाम स्टूडेंट से पता होगी, एक कॉन्सेप्ट अपने जहन में बिठा लीजिए, सिमिलर डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1। सिमिलर डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है? 1। यानी कि कभी भी अगर 2 सेम वेक्टर्स आपस में डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है उनका आंसर क्या होगा? हमेशा 1। अनसिमिलर डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है? इट इज ऑलवेज 0। बहुत बार चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, मगर चूंकि मैथ्स का टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, क्या है भाई? सिमिलर डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या होता है? 1। अनसिमिलर डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या होता है? 0। अनसिमिलर यानी कि i के, j के, j डॉट के, j डॉट i। अनसिमिलर डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा क्या होगा? 0। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, सिमिलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? हमेशा 0। सिमिलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? हमेशा 0। और अनसिमिलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? इट इज ऑलवेज द थर्ड वन। अनसिमिलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? ऑलवेज द थर्ड वन। अभी तक बातों बातों में 4 तरह के एमसीक्यूज क्लियर करवा दिए। सिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 1। अनसिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। सिमिलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0। और अनसिमिलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? ऑलवेज द थर्ड वन। मगर ये वाली जो चीज होती है ना, इसमें एग्जामिनर बहुत ज्यादा घुमा देता है, बहुत ज्यादा घुमा देता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ये एक साइकिल को फॉलो करता है। इट इज i इंटू जे इंटू के इंटू आई। यानी कि अगर तो i और j का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो आंसर क्या होगा? पॉजिटिव का k। अगर आपसे पूछ लिया जाए j और k का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा तो आंसर पॉजिटिव का i होगा। मगर अगर मैं आपसे उल्टा पूछ लूं, बताओ i और k का आंसर क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर?
होगा तो जे, मगर नेगेटिव का जे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज अब की बारी में मूव कर रहा हूं। अब की बारी में क्या कर रहा हूं, ये क्लॉकवाइज रोटेशन चल रही है, मैं एंटी क्लॉकवाइज से पूछ देता हूं कि बताओ आई और के का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव का जे होता है। तो बातों बातों में बेटा भी हमने वेक्टर्स के 4 तरह के कॉन्सेप्ट समझ लिए। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होंगे इंशाल्लाह, आई होप। फर्स्ट फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है कि भाई कभी भी सिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा तो हमेशा आंसर क्या आता है 1, और अनसिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा 0। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरे नंबर पे क्या आप पढ़ाई कि सिमिलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, इट इज ऑलवेज 0, और अनसिमिलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज ऑलवेज द थर्ड वन, बट इट ऑलवेज फॉलो अ क्लॉकवाइज रोटेशन। यानी कि अगर आप एंटी क्लॉक के ऊपर पूछ लोगे, के इंटू जे का पूछ लोगे तो नेगेटिव का आई होगा, आई इंटू जे पे पूछोगे तो पॉजिटिव का के होगा। क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज तो रहने में सकती है। अच्छा भाई, ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, एक और चीज समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब देखिए बेटा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि सिंपल तरीके से आपको दो वेक्टर्स गिवन है और आपसे कहा जा रहा है पी क्यू डिस्टेंस को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे बेटा, बहुत ही आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है मेरा बच्चा, देखो आपको ये वेक्टर्स जो गिवन है ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में गिवन है। वैसे क्वेश्चन बता दूं, इसका क्वेश्चन क्या है, इसका क्वेश्चन पेपर में आया, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट P एंड Q, P 2, 1, -3 and -1, 2, 4 of Q respectively, then vector PQ distance is। कैसे फाइंड करोगे मेरा बच्चा, बहुत ही आसान तरीका है। आपसे PQ डिस्टेंस मांगा जा रहा है, कैसे निकालोगे भाई, बहुत ही आसान तरीका ना। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, सेम चीज करनी है, बट डिस्टेंस फॉर्मूला वाला काम नहीं करना, थोड़ा सा डिफरेंस होगा इसके अंदर। क्या करोगे भाई, ये आपका सेकंड वेक्टर है, ये आपका फर्स्ट वेक्टर है, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो भाई, सिंपल तरीके से पी को आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, -1 -2, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस का 1, ये आई है, ये वाला जे होगा, और फिर 4 माइनस माइनस प्लस का 3 इंटू के। भाई ये आई है, ये जे है, ये के है, ये आई है, ये जे है, के है। आई वाला आई से माइनस करवाओगे, जे वाला जे से माइनस करवाओगे, के वाला के से माइनस करवाओगे। सेकंड में से फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 3i। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1j, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 + 3 क्या होता है मेरा बच्चा 7k। आंसर आ गया तुम्हारे पास। और बताओ भाई क्या क्या फाइंड करना चाहते हो आप भाई, सिंपल तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, पी क्यू डिस्टेंस आ जाएगा जो आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करा, क्यू में से पी को निकाल के। भाई क्या मसले की बात है, बहुत ही आसान सी बात है, सेकंड वाले टर्म में से, यानी कि आपके पास बेसिकली दो वेक्टर्स आपको गिवन है। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, किसी बच्चे को मसला हो रहा है तो दोबारा बता देता। अच्छा तो बेटा अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन को काइंडली समझ लीजिए। आपको दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट P गिवन है, पॉइंट P की लेट सपोज वैल्यू गिवन है 2, 1, 3, और पॉइंट Q की वैल्यू गिवन है फॉर एग्जांपल 4 -4 2 3। आपसे कहा जा रहा है दो वेक्टर्स हैं और आपको PQ के दरमियान का डिस्टेंस निकालना है। आपको क्या निकालना है, PQ के दरमियान का डिस्टेंस। क्वेश्चन कैसे आया पेपर के अंदर, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट P एंड Q आर 2, 1, -3 एंड माइनस, चलो इसके पॉइंट्स मैंने चेंज कर दिए, 2, 1, 3 एंड Q -4, 2, 3 रिस्पेक्टिवली, इन द वेक्टर PQ इज डैश। कैसे निकालोगे, यानी कि आपसे ये फाइंड करने को कह रहा है वेक्टर PQ, बताओ क्या होगा। भाई देखो ये I है, ये J है, ये K है, सेम गोज फॉर ये I होगा, ये J होगा, K होगा। तुम्हें इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालोगे बेटा, इसी ब्रैकेट्स में निकाल लेंगे, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में गिवन है। भाई ये सेकंड वेक्टर है तुम्हारा, ये फर्स्ट वेक्टर है, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा I वाला I से, J वाला J से, K वाला K से। क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, -4 -2i, फिर कॉमा J वाला J से, क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, सिंपल तरीके से ये हो जाएगा 2 -1 का J, और K वाला थर्ड से क्या बन जाएगा 3 - 3 इंटू K। आंसर क्या आ रहा होगा, -4 -2 -6i, फिर क्या हो जाएगा, प्लस का सिंबल लगा दो, 2 - 1 1 J और 3 - 3 यानी कि 0K। ये आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के अंदर अगर I J K ना लिखा हुआ, कॉमास लगे हुए, उसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कहते हैं। जब कॉमास रिमूव होंगे तो सिंपल तरीके से प्लस माइनस का सिंबल भी आ जाता है और I J K भी आ जाएगी। क्लियर है भाई यहाँ तक की बात, कोई मसला, मैं नहीं हालूंगी मसला होगा। अच्छा भाई एक और एमसीक्यू जो अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है इस चैप्टर से, कि बताओ पोजीशन वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं। मेरा बच्चा पोजीशन वेक्टर्स किससे डिनोट होता है, ओपी से नॉर्मली डिनोट होता है। यानी कि अगर मेरे पास एक सिंपल सा वेक्टर आ रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, एमसीक्यू प्रॉपर सुन लो, क्या आ रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट x, y, z। ये x भी x i है, y j को रिप्रेजेंट कर रहा है, z k को। कहता है कि बताओ पोजीशन ऑफ द वेक्टर ऑफ द पॉइंट x y z।
क्या होगा भाई, सिंपल ओपी। ये ओपी डिनोट कर रहा है पोजीशन वेक्टर को, ओ से लेके पी तक के। अच्छा भाई बच्चों वाली बात हो गई, तो क्या मसला है इसमें भाई, ये तो बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं ऐसी चीजें तो। और कैसे करें भाई? अच्छा एक और क्वेश्चन आ रहा है, बड़े मजे का आ रहा है ये वाला क्वेश्चन, तो बहुत मजे का भाई, बहुत मजे का। इस क्वेश्चन को देख लो अगेन, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसे जो मैंने इतनी मेहनत से करवाया। आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि बताओ मॉड ए क्या होगा अगर ए की वैल्यू है P1 P2, सही है। ये क्वेश्चन के अंदर आपको कंडीशन गिवन है, कह रहे हैं बताओ वेक्टर ए का मॉड क्या होगा, यानी कि आपको सिंपल बाद में इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको बताना है, और वेक्टर ए की कंडीशन क्या दे रहा है कि अगर वेक्टर ए P1 P2 डिस्टेंस है, अब उसने आपको फर्दर P1 की वैल्यू दे दी, P1 वेक्टर की क्या वैल्यू दी है, P1 वेक्टर की 0,0,1। P2 वेक्टर की वैल्यू क्या दे दी बेटा इसने आपको, -3,1,2। वन ऑफ माय फेवरेट एमसीक्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। क्या कह रहे हैं बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, आपको कह रहे हैं ये चीज फाइंड करनी है। ये चीज क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, पहले वेक्टर ए फाइंड करना होगा। तो वेक्टर ए कैसे कह रहे हैं, वेक्टर ए के लिए क्या कह रहे हैं, वेक्टर ए क्या है, P1 P2 का डिस्टेंस। मैंने अभी ये बात आपको बताई, P1 P2 के डिस्टेंस का मतलब क्या है, सिंपल तरीके से P2 माइनस P1 कर दोगे मेरा बच्चा। P2 के वेक्टर्स क्या है, -3i -1j प्लस का 2k, सॉरी प्लस का 1j, तो -3i प्लस का 1j प्लस का 2k। अगेन बेटा ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको यहाँ से रिमूव करोगे तो सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, माइनस का साइन फॉर्म देगा। अब बहुत सारे बच्चे प्राइम मिनिस्टर की औलाद होते हैं, सही है ना, उनके पास टाइम की शॉर्टेज होती है। मुझ जैसा बंदा जो था ना मसरूफ था, उसमें फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा है, तो हम तो भाई फारिग बंदे हैं ना, तो बच्चे बड़े मसरूफ होते हैं भाई। ब्रैकेट लगाना तो तौहीन है उनकी, ब्रैकेट लगाएंगे तो यार उनका टाइम निकल जाएगा, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर मेरा बेटा माइनस साइन का ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना तो गलती कर दोगे, इसलिए काइंडली चीज़ को ध्यान रख लेना। 0i प्लस 0j और फिर प्लस का 1k, ब्रैकेट ओपन करोगे तमाम साइंस चेंज हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, -3i प्लस का 1j प्लस का 2k माइनस का 1k, क्योंकि बाकी तमाम वैल्यू 0 हो गई ना। तो 0i 0j का मतलब कुछ भी नहीं है, खत्म है। तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -3i प्लस का 1j प्लस 2k माइनस 1k क्या बन जाएगा, प्लस का 1k। तो ये तुमने वैल्यू फाइंड कर ली किसकी, P1 P2 डिस्टेंस की, जो कि बराबर है किसके, वेक्टर ए के। मगर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इसका मैग्नीट्यूड भी लेना है। वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसे लिया जाता है उसको देख लो, बहुत ही मजे की चीज है। वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, आई वाली चीज का स्क्वायर, आई वाली चीज क्या है, आई का कोफिशिएंट क्या है, -3, -3 का स्क्वायर ले लो, फिर जे वाली टर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, फिर के वाली टर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, आंसर क्या आ जाएगा, 9 + 1 10, 10 + 1 11। यानी कि इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा, √11 ऑब्वियसली, सॉरी √11। क्लियर है भाई, इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा, √11। बताओ भाई इस क्वेश्चन में कोई मसला, मेरे नहीं ख्याल में कोई मसला, बच्चों वाली चीज थी मगर बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अच्छा भाई जल्दी से आगे बढ़ते हैं बेटा, बस फिर इसको एंड करेंगे, टेंशन नहीं लेनी, बस यहाँ पे एंड हो जाएगा। अच्छा 2 एमसीक्यू जो बहुत ज्यादा इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट है और पेपर में अक्सर और पेशतर आते हैं, मैं इनको कैसे भूल सकता हूँ, इनको कैसे भूल सकते हैं भाई हम। क्या कह रहे हैं, हमसे कहा जा रहा है, अच्छा एक चीज तो आपने अपने जहन में रखनी है, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर खाली 3 तरह के फॉर्मूलाज ही होते हैं। एक फॉर्मूला होता है cos थीटा वाला, क्या फॉर्मूला होता है cos थीटा का, कि वेक्टर a इंटू वेक्टर b का जो डॉट प्रोडक्ट होता है डिवाइडेड बाय वेक्टर a इंटू वेक्टर b का डॉट, सिंपल तरीके से मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन। और साइन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर b होल मैग्नीट्यूड डिवीजन के अंदर इनका इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड। ये 2 फॉर्मूलाज इस पूरे चैप्टर के अंदर खेल रहे होते हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर जो फॉर्मूलाज अपना रोल प्ले करते हैं, तो खाली यही 2 फॉर्मूला होते हैं, cos थीटा के लिए, sin थीटा के लिए। इन फॉर्मूलाज को सिंपल एमसीक्यूज में अगेन वो पूछ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे सर एमसीक्यूज आप ये फॉर्मूलाज क्यों पढ़ा रहे हैं, फॉर्मूलाज तो आपने मना किया था। मेरा बेटा जो मैं अगले 3 एमसीक्यूज पढ़ाऊंगा ना, वो 3 एमसीक्यूज इस पूरे चैप्टर की जान है। इस 3 एमसीक्यूज में से तुम्हारे पेपर में एक एमसीक्यू लाजमी आएगा, आज खड़े होकर तुमसे ये बात दावा कर रहा हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। नहीं भी आए तो मेरा बेटा एप्टीट्यूड में लाजमी आएगा, टेंशन लेना, क्योंकि वो बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। पहले नंबर के ऊपर आपसे पूछ लिया जाएगा, अच्छा ये क्या एमसीक्यूज है भाई, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a इनटू वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय देयर इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स। sin थीटा के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो भाई वेक्टर a इनटू वेक्टर b के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड एंड डिवाइडेड बाय देयर इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड। अब क्वेश्चन क्या आता है पेपर में, क्वेश्चन बहुत मजे का आता है। क्या आता है
क्वेश्चन कहता है कि बताओ इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा $1 बिलियन का है। यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन के ऊपर लिख रहा हूँ $1 बिलियन। कहता है A and B are two vectors, कहता है A and B are two vectors such that if MCQ number 1, if A and B are two vectors such that vector A पहले डॉट प्रोडक्ट करवाऊं क्रॉस प्रोडक्ट करवाऊं, क्रॉस प्रोडक्ट करवा देता हूं, such that vector A क्रॉस प्रोडक्ट vector B is equal to 0। पहला MCQ का कहा मैंने, if vector A and vector B are the two vectors, if A and B are the two vectors such that vector A cross product vector B is equal to 0, then what condition these vectors follows? पैरेलल, परपेंडिकुलर, कोइंसिडेंट, कॉन्करेंट क्या फॉलो करते हैं भाई? क्या करेंगे? ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है तो ऐसे दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। एमसीक्यूज नंबर 1, इसका सब एमसीक्यू भी करवाऊंगा, टेंशन लेनी। क्या कहा मैंने? अगर दो वेक्टर्स आपस में क्या है? परपेंडिकुलर, सॉरी, दो वेक्टर्स आपस में क्या है? उनके क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आ रही है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। इस एमसीक्यूज को पेपर में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताओ अगर दो वेक्टर्स ए और बी आपस में पैरेलल हैं तो बताओ कि वो किस कंडीशन को फॉलो करेंगे? ए डॉट प्रोडक्ट 0 को या ए क्रॉस प्रोडक्ट 0 को? तो आंसर क्या होगा? ए क्रॉस प्रोडक्ट 0। इस एमसीक्यूज से एक और भी निकल जाता है, बताओ ऐसे दो पर्टिकुलर जो तुम्हारे वेक्टर्स होंगे इनके दरमियान का एंगल क्या होगा? इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स एंड दे बोथ आर पैरेलल, या इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स एंड देयर क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0, देन देयर एंगल इज डैश 0, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 185 डिग्री। कितना होगा? 0 डिग्री होगा। ये कैसे 0 होगा? इसमें डाल के चेक कर लेना, प्रूफ कर लेना, तुम्हारा आंसर 0 आ रहा होगा। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स के ऊपर तुम्हारा आंसर साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो इसलिए तुम्हारा आंसर 0 आ रहा होगा। क्या कहा मैंने एक एमसीक्यू से तुम्हें 3 एमसीक्यूज की तैयारी करवाई है। इफ ए एंड बी आर द टू वेक्टर्स, देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, देन दीस वेक्टर्स आर पैरेलल एंड देयर एंगल इज 0। एक और एमसीक्यू जो कि $1 मिलियन है, अगेन सेकंड नंबर के ऊपर एक और एमसीक्यू, अगर ए और बी दो वेक्टर्स हैं और इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इस कंडीशन के अंदर ये वेक्टर्स कैसे होंगे मेरा बच्चा? परपेंडिकुलर होंगे। इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स एंड देयर डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, दीस वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। यानी कि दो वेक्टर्स अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि वो वेक्टर्स कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। एक और चीज जो आपने बहुत अपने जहन में रखनी है, क्या चीज है? और ऐसे दोनों वेक्टर्स का एंगल क्या होगा? ऐसे दोनों वेक्टर्स का एंगल 90 डिग्री होता है। ये बात पेपर में बेतहाशा आती है, ये बात बेसिकली इस एमसीक्यू से लिंक कर रही है, इस फॉर्मूले से। यहाँ पे अगर 0 डाल दो तो cos इनवर्स 0 आपको क्या देगा? 90 डिग्री की वैल्यू देगा cos इनवर्स 0 के ऊपर। क्या कहा? दो एमसीक्यूज मेरा बेटा ये हर साल पूछे जाते हैं, क्योंकि इनके सब एमसीक्यूज 3-4 होते हैं। पहले नंबर के ऊपर जल्दी से रिवाइज करो, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स such that A cross product B is equal to 0, such that A vector A cross product vector B equal to 0, then these vectors are parallel and their angle, and the angle between them is 0 degree. While if A and B are two vectors such that A dot product vector B equal to 0, then these vectors will be perpendicular and the angle between them is 90 degree. बातों में बड़े इंपॉर्टेंट दो एमसीक्यूज कवर कर लिए हम लोगों ने। अब एक और एमसीक्यूज जो कि अक्सर छुपा रुस्तम है, जो बड़ा छुपा रुस्तम है। हमारे पास अक्सर एक एमसीक्यूज इंटरमीडिएट साइड और एप्टीट्यूड साइड पे पूछा जाता है, बेतहाशा इंपॉर्टेंट। कहता है बताओ वो कौन सा कंडीशन होगी, वो कौन से एंगल की कंडीशन होगी जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आ जाएगा ए इंटू बी के क्रॉस प्रोडक्ट के। अक्सर वो पेशतर ये एमसीक्यूज पूछता है, कहता है वो कौन सी कंडीशन होगी जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए और दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए, दोनों के आंसर बराबर आ जाएं, वो कौन सा एंगल होगा? ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, वो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री का एंगल होता है। यानी कि कभी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किस सूरत में बराबर आएंगे? 45 डिग्री के एंगल के ऊपर।
अच्छा ऐसा होता है क्योंकि अगेन ये एप्टीट्यूड के टॉपिक है मेरा बच्चा, वहाँ पे मैंने डिटेल में क्लियर करवाया हुआ है, बट वो सिंपल फॉर्मुलाज के ऊपर ही हो रहा होता है, अभी आप उसको लेके परेशान नहीं होना सर ऐसा क्यों होता है। चैप्टर नंबर 9 वेक्टर्स का एप्टीट्यूड का लेक्चर में डाला हुआ है, उसमें आके आप समझ सकते हैं, बट अभी समझने की जरूरत नहीं है, सिंपल में ध्यान में रखो। तो बारी बारी में तीनों एमसीक्यूज कवर कर लिए। यहाँ पे मेरा बेटा हमारे चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज कवर होते हैं। आई होप ये सिंपल सी बात है वो क्लियर होगी। अच्छा एक एमसीक्यूज और बस, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड का फॉर्मूला क्या होता है ये पूछ लेगा अक्सर। भाई सिंपल तरीके से ए बी सी होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड का फॉर्मूला क्या होता है ये। और अगर ये चीज तो हम भूल ही गए ना भाई, क्या चीज, कोप्लेनर वेक्टर का एमसीक्यूज आजकल मार्केट में बहुत इन चल रहा था। कोप्लेनर वेक्टर्स के अंदर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड की वैल्यू क्या हो जाएगी। सर ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है किसका है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड का। क्या फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू, ये एक एबीसी ब्रैकेट में ही लिखा हुआ है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्म होती है, डिटरमिनेंट की फॉर्म में आके ओपन होता है, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड का फॉर्मूला ये है। बहुत बार कह देता है बताओ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या, सॉरी बहुत बार आपसे कह देगा बताओ कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं या कोप्लेनर वेक्टर स्टेज क्या होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कोप्लेनर वेक्टर्स एक ऐसी स्टेज होती है जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर बराबर आ जाए 0 के। और ये वाला एमसीक्यू बहुत बार इससे लिंक करता है, आपसे कह देगा कि भाई कोप्लेनर वेक्टर्स की स्टेज के अंदर बताओ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड की वैल्यू क्या होगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग 0 होती है। क्या कहा मैंने, बातों बातों में दो बातें करी हैं, किसी को मसला को दोबारा सुन लो। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड का फॉर्मूला ये बताया, फिर क्या बताया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्म में फॉर्मूला होता है। कोप्लेनर वेक्टर एक ऐसी स्टेज होती है जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो बहुत बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्म में क्या होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, v की वैल्यू हमेशा 0 हो जाती है, वॉल्यूम पैरेललोपिड की वैल्यू 0 होगी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे मेरा बेटा हम लोगों ने 4 चैप्टर्स के अपने एमसीक्यूज कवर करे, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि 2 घंटे की वीडियो बन जाए और आपके लिए देखना मुश्किल हो, इसलिए इसको मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा और फिर एक वीडियो और डालूंगा जिसमें हम बाकी के चैप्टर्स भी कवर करने होंगे। क्लियर है बच्चों, आई होप यहाँ तक की बात क्लियर होगी। मेरा बेटा मैंने एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर तमाम लेक्चर्स समझाए हुए हैं, आने वाले दिनों में और लेक्चर्स भी आते रहेंगे ताकि आप एप्टीट्यूड की तैयारी भी घर पे बैठ के आराम से चिल मॉल में कर सको। क्लियर है ना बच्चों, समझ में आया ना। काइंडली कोई मसला हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है उसमें ज्वाइन कर सकते हो। कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कुड अप्रोच मी। मैं 2 से 3 दिन के अंदर आपके क्वेरीज ले रहा हूँ। मैं नॉर्मली वरना मेरे पास टाइम की शॉर्टेज होती है, मैं नहीं ले पाता। एक और चीज़ जो आपको अपने जहन में रखनी है बेटा, तो ये अल्लाह के वास्ते मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए तो हम लोगों से तभी मेहनत करके मैं लास्ट के डेज में ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि और बहुत सारे काम है, मुझे भी एप्टीट्यूड के लेक्चर्स में डिज़ाइन करने हैं, 10 लेवल के कुछ लेक्चर्स मेरे रहते थे, बट स्टिल ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कामयाब हो। अपने एमसीक्यूज़ के मार्क्स जब पेपर कंप्लीट हो जाए यहाँ पे लाके कमेंट सेक्शन में तमाम बच्चे डालेंगे ताकि मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों के क्या मार्क्स आए। क्लियर है भाई, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।